चलो आज हम लोग ये जो एक नया चैप्टर है इकोनॉमिक्स का इसको शुरू करेंगे। ये वाला चैप्टर तुम लोग का जो इकोनॉमिक्स का बुक है उसका चैप्टर नंबर 20 है। देख लो भाई 20 नंबर। सर ये 20 नंबर का चैप्टर शुरू करने का क्या उद्देश्य है? इसका मेजर पर्पस ये है कि क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसमें करीब करीब तुम लोग का एग्जाम से 11 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 11 मार्क्स का, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट का खेला नहीं है, ये पूरा का पूरा जो खेला है ना, ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है, एकदम थ्योरी। तुमको थ्योरी रटना पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि तुम लोग का थ्योरी जो रटने का कोशिश है उसको थोड़ा ठीक करो, ताकि तुम लोग थोड़ा समझ जाओ और थ्योरी तुम लोग को रटा भी जाए। कोशिश ये रहेगा कि आज जितना भी पढ़ाया जाए उसको याद कर लिया जाए, यहीं पे बैठ के, तो घर में एक बार रिवाइज करना तो काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर का जो 11 मार्क्स है उसका पैटर्न एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। तो इसका पैटर्न मैं पहले से लिख के रखा था, यहाँ पे देख ले क्या क्या है। इसमें सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, जो कितना आता है देख ले, एक तो आता है 2 मार्क्स का, ये वाला एक तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। जनरली इसमें क्या पूछा जाता है पता है? जनरली इसमें डेफिनेशन पूछा जाता है। अब तुम लोग डेफिनेशन के बारे में पूछेगा, देखा जैसे पूछ लेता है स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या है, पॉवर्टी लाइन क्या है, एपीएल क्या है, ये सब खेला इसमें पूछ। ठीक, वेयर ये जो LAQ है जिसमें हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इस जगह पे हम लोग का 5 मार्क्स से एक क्वेश्चन बनता है। और ये 5 मार्क्स से एक क्वेश्चन जो बनता है ना, ये एक्चुअल में क्या है, अगर तुम लोग इसको याद करेगा तो ठीक है, याद करेगा तुम लोग को बहुत सारा पॉइंट दिखेगा। अगर बात करें 5 मार्क्स का है तो कम से कम कितना पॉइंट लिखना इसमें नेसेसरी होगा बताओ फॉर आइडिया से। तो हम बता रहे हैं जब भी कोई क्वेश्चन जब तुम लोग देख रहा है, अगर तुम लोग को पता है कि तुम्हारे पास क्वालिटी नहीं है, क्या नहीं है? क्वालिटी। ठीक, अगर तुम लोग के पास क्वालिटी नहीं है ना, देन क्या करो, क्वांटिटी के साथ। जब तुम लोग को पता है कि तुम जो लिख रहा है वो एकदम हूबहू कॉपी पेस्ट है, या तुम लोग उस वर्ड्स को यूज कर पा रहा है जो किताब में लिखा हुआ है, देन तुम्हारा जो नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होंगे ना उसको डिक्रीज कर देना। लेकिन जब तुमको पता है दैट यू आर अनेबल टू कॉपी दैट कीवर्ड्स, देन क्या करो पता है, ये 5 नंबर के लिए कम से कम 8 पॉइंट या 7 पॉइंट लिख दो, तो एग्जामिनर तुम्हारा मार्क्स काट ही नहीं पाएगा इस 5 में से। समझ में आया? क्योंकि 2 मार्क्स 1 मार्क्स तो पूरा पूरा मिलता है, लेकिन 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वहां पे आप लोग का जो एवरेज मार्किंग होता है वो 3.5-4 होता है, वो 1-1.5 नंबर काट ही लेगा। उसको रोकने का तरीका यही है कि तुमको क्या करना पड़ेगा कि ज्यादा पॉइंट लिख दो। समझ में आ रहा है? क्या करना है, ज्यादा पॉइंट लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एक क्वेश्चन बताऊं तो इसमें क्वेश्चन दिख रहा था मेरे को, तुम लोग किताब अगर खोलेगा वहां पे पूछा जा सकता है व्हाट आर द मेजर रीजन बिहाइंड द पॉवर्टी। पॉवर्टी का रीजन क्या है? अब तुम लोग इसका आंसर शुरू कैसे करेगा सोच के बताओ। सबसे पहले तुम लोग, सबसे पहला यहाँ काम क्या होगा पता है? तुम लोग को अगर 5 में 5 लेना है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहला काम यह है कि तुम्हें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। शुरुआत करो पॉवर्टी का डेफिनेशन से, व्हाट डू मीन बाय पॉवर्टी, हो गया खत्म। अब उसके बाद लिखो व्हाट आर द मेजर रीजन, व्हाट आर द मेजर रीजन बिहाइंड द पॉवर्टी इन इंडिया। अब उसमें तुमको दिखेगा, अपना बुक में अगर तुम दिखेगा तो वहां पे बहुत सारा पॉइंट लिखा हुआ है। तो तुम लोग को क्या करना है, कम से कम 5 मार्क्स के लिए 7-8 पॉइंट अपना दिमाग में लेके जाना। तुमको पॉइंट हूबहू लिखना है, अंदर का जो लाइन है, कंटेंट है, वो तुम बना के लिख सकते। बात समझ में आ गया क्या बोले? मेरा कोशिश ये रहेगा कि तुम लोग का जो पॉइंट है वो एक लॉजिक के साथ रस्सी में बांध दिया जाए, ताकि क्या होगा, तुम लोग जब एक पॉइंट को याद करेगा ना तो तुम लोग का सारा पॉइंट धीरे धीरे याद हो जाएगा। जब एक पॉइंट क्लिक होगा सारा पॉइंट याद होना शुरू हो जाएगा। समझ में आया? अब सर ये एमसीक्यू क्या है? अब देखो एमसीक्यू तो तुम लोग को पता ही है क्या होता है ये। अब इसमें क्लिक करना है, अगर कुछ आता भी नहीं है तो भी तुम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन ये एमसीक्यू जो क्वेश्चन बनता है ना सबसे डेडली होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये 5 मार्क्स में तुम कुछ नहीं भी आएगा ना, तुम लोग कुछ लिख देगा आगे ना। 5 में कम से कम 1 नंबर 2 नंबर तो उठा ही लेगा, इसको कुछ नहीं भी आता उठा लेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है पता है? ये एमसीक्यू में। एमसीक्यू में क्या चाहिए पता है आपको? कॉन्सेप्ट की जरूरत। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो पूरा मिलेगा, अगर नहीं आता है तो पूरा जाएगा। ठीक, तो अगर आपको आता है तो पूरा मिलेगा, अगर नहीं आता है तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये वाला बात यहां पे लिखा गया। अब वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है एक तो, वो पता है क्या ट्रू फॉल्स का चक्कर है या फिल इन द ब्लैंक्स वाला चक्कर है। खत्म यहाँ पे मार्किंग पैटर्न का ओवर डिस्कशन। इसमें तो और मेरे को कुछ बताने का दरकार है नहीं। अब अगर मैं अपना किताब को खोलूं तो यहाँ पे देखो क्या क्या दिख रहा है, पॉवर्टी, इक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इस चैप्टर को तुम लोग देखेगा ना, इस चैप्टर में 3 मेजर प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया। इस चैप्टर में 3 मेजर प्रॉब्लम को एड्रेस किया गया है, और वो तीनों प्रॉब्लम क्या क्या है? क्योंकि उसमें सबसे पहला है पॉवर्टी। तुमको भी पता है इंडिया का अंडर डेवलपमेंट के पीछे सबसे बड़ा मेजर रीजन क्या है? ये पॉवर्टी।
दूसरा है इनइक्वालिटी, तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर तुम लोग के साधारण शब्दों में ये बात पूछूं पॉवर्टी का मतलब क्या है, तुम लोग क्या बता सकते? बस यही वाला बात है। फीलिंग एक वर्ड में तो पता चल गया गरीबी है, लेकिन गरीबी का मतलब जब पूछा जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है। यही वाला क्वेश्चन बन के आ जाता है 2 मार्क्स। व्हाट डू मीन बाय पॉवर्टी, समझ में आता है? उसके अगर कोई पूछ ले इनइक्वालिटी का मतलब क्या, बताओ। इनइक्वालिटी नाम सुना है कभी? क्या होता है इनइक्वालिटी में? तो अगर मैं सीधा बात बोलूं ना, यहाँ पे इनइक्वालिटी का, इक्वालिटी का मतलब पता है? इक्वालिटी का मतलब होता है बराबर। इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? जो बराबर नहीं है। अब ये इनइक्वालिटी किस फील्ड में हो सकता है? किसी भी फील्ड में हो सकता है। इनइक्वालिटी वेल्थ में भी हो सकता है, इनइक्वालिटी इनकम में भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? इनइक्वालिटी रिसोर्स में भी हो सकता है, हर जगह पे इनइक्वालिटी दिख सकता है, ठीक। तो अब उसके बाद तीसरा वाला पॉइंट आता है जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट। ये अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं पता है? अब देखो बेरोजगारी तुम लोग बोल दिया, लेकिन ये सिचुएशन कैसा होता है? आदमी काम नहीं करता है। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? आदमी काम नहीं करता है कि आदमी को काम मिलता नहीं है। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेफिनेशन है ना वो वास्ट है, उसमें तीनों चीज कवर हो जाता है। मतलब आदमी काम कर रहा है तो भी उसे अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, आदमी काम नहीं कर रहा है उसे तो अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे ही, और साथ में कुछ कुछ आदमी ऐसे होते हैं जो काम करते नहीं है, सब कुछ है लेकिन काम करने का इच्छा नहीं है। ये तीनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। अब सर ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो गया? जब तुम लोग पढ़ेगा ना डिफरेंस, वेरियस काइंड ऑफ टाइप्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, जब तुम और सारे टाइप्स पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि एक एक टाइम पे क्या होता है। आदमी काम किए जा रहा है लेकिन तो भी हम लोग से क्या बोल रहा है पता? अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ओवरव्यू समझ में आ गया इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग का जो कॉन्सेप्ट शुरू होगा वो शुरू होगा पॉवर्टी से। अपना जो गेम होगा वो कहां से शुरू होगा? पॉवर्टी से। देखो मेरे को लिखाना है, लेकिन सबसे पहले बुक्स एक बार रीडिंग करा देते हैं, उसके बाद तुम लोग लिख लेना उसको, ठीक है? जो जो बोलेंगे वो लिखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द चैप्टर ये सब छोड़ हटाओ। अब मेरा पहला यहाँ से शुरू होता है सर मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। अगर तुम लोग बोला पॉवर्टी का मतलब क्या होता है सर? गरीबी। यही तो पॉवर्टी का मतलब गरीबी होता है। अब तुम लोग ये बताओ, तुम लोग किसी आदमी को गरीब कैसे बोल सकते हैं? सोच के बताओ। बस यही वाला बात है ना, एकदम सिंपल सा बात है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, जब कोई व्यक्ति उसको फुलफिल नहीं कर पाता तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? गरीब है। नहीं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? पुअर बोल देते हैं। अब जब एक पुअर एक आदमी है उसे पुअर बोलते हैं, लेकिन बहुत आदमी जब एक इकोनॉमी में पुअर निकल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोल देते हैं। समझ में आ गया? तो सबसे पहले पुअर का मतलब क्या होता है? पुअर का मतलब होता है पर्सन हु इज अनेबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, जो उसका नेसेसिटी के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए उसको जो जो चीज चाहिए, अगर उसे वो नहीं मिल पा रहा है उसे हम लोग क्या बोल देंगे? उसे हम लोग पुअर बोल देंगे। और ये जब पुअर एक आदमी का खेला है, जब पूरा एक इकोनॉमी का मेजर पॉपुलेशन, एक मेजर पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज सर्वाइविंग और स्ट्रगलिंग इन दिस एरिया, दैट इज अ पुअर। पुअर में जो रहता है, जो हम लोग का मेजर पॉपुलेशन का जो हिस्सा है, अगर वो पुअर निकल जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे पॉवर्टी। समझ में आ गया पॉवर्टी का मतलब? अगर तुम यहाँ पे पढ़ेगा, देखो यहाँ पे टेक्निकल वर्ड्स हैं जिन्हें तुम लोग को याद करना पड़ेगा। तुम लोग का डेफिनेशन लिखेगा तो वो डेफिनेशन में वो वर्ड होना चाहिए। अगर वो डेफिनेशन में तुम लोग वर्ड नहीं लिखेगा, तुम लोग का मार्क्स काट दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा? पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज एन सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिनन in which section of the people of a country is unable to fulfill the basic necessity of life such as food, shelter, clothing। अगर सीधा सीधी बात बोला जाए तो आपको जब भी आप डेफिनेशन लिखोगे, whenever you are trying to write the definition of the poverty, you have to write definition in two different parts। सबसे पहले एक बार तुमको लिखना पड़ेगा जनरल डेफिनेशन और दूसरा होगा स्पेसिफिक डेफिनेशन। तो जनरल डेफिनेशन में आप लोग कोई डेफिनेशन का हेडिंग न डालना, पॉवर्टी लिखा हुआ है, डेफिनेशन लिखने का दरकार नहीं है, सीधा सीधी शुरू करो। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, poverty can be defined as a socio-economic phenomenon in which the section of the population, a section of the people of a country is unable to fulfill the basic necessity। अब तुम लोग बोलेगा सर ये बेसिक नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? तो ये तुम लोग एक कीवर्ड हो गया। जब कोई, अब तुम लोग ये ऊपर वाला जो लाइन है उसको तुम लोग अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये तो अपना वर्ड है, तुम लोग अपने अपना शेक्सपियर है, सब अपना अपना इंग्लिश झाड़ देगा इसमें। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ सर? पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड एज एन सोशियो-इकोनॉमिक फिनोमेनन, ये भी बोलना पड़ेगा आपको। In which a section of the population या people of the country बोल रहा है, तुम लोग क्या बोल देना? section of the population of our country is unable to fulfill their basic needs। खत्म। अब बेसिक नीड्स के बारे में बताओ, बेसिक नीड्स का मतलब क्या होता है? सोच के बोलो। अब देखो उतना पता है नहीं,
फिल्म देखता है ना, रोटी कपड़ा मकान, खेल खत्म। क्या बोल रहा है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी का मतलब फूड, कपड़ा का मतलब क्लोथ, इसके बाद बाकी क्या हो जाएगा? शेल्टर। देख लो यहीं कोई लिखा हुआ है, फूड, शेल्टर, क्लोथ, हेल्थ फैसिलिटी एंड एजुकेशन। अब देखो ये तो अभी का युग में, पहले तो ये हेल्थ और एजुकेशन देखता नहीं था, लेकिन आज के युग में ये लोग भी आ गया है। चलो ठीक है। अब इसके बाद ये लिखने के बाद यू हैव टू ऐड वन मोर लाइन। वो लाइन क्या है? ये नीचे वाला देखो, poverty is the inability to fulfill the basic necessary minimum requirement of life। समझ में आया? अगर कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द पॉवर्टी, देन व्हाट विल यू राइट? सबसे पहले ऊपर वाला लाइन, व्हाट इज पॉवर्टी। पॉवर्टी में 2 वर्ड आपको बेसिक एकदम याद रखना पड़ेगा। अगर तुम लोग याद करने का कोशिश करेगा तो कैसे बोलेगा? पॉवर्टी, पॉवर्टी याद आया, उसके साथ साथ क्या है? सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिनन और बेसिक नेसेसिटी। ये 3 वर्ड को तुम स्ट्रिंग में डाल दो, देखो क्या बनता है? पॉवर्टी इज अ सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिनन in which a portion of the population is unable to fulfill their basic needs या basic necessity। अब basic necessity का मतलब तुम लोगों को पता है तो लिख दो, रोटी कपड़ा मकान। अगर नहीं पता तो नहीं भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? याद हो गया पॉवर्टी का डेफिनेशन कैसे हुआ? अब उसके बाद वाला लाइन देखो क्या बोलता है? द पॉवर्टी इज द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है सर? जीने के लिए जो चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो आप गरीबी है। ठीक तो हो गया खत्म। अब देखो ये डेफिनेशन जो है ना, ये डेफिनेशन जो है, दिस डेफिनेशन इज जनरली फॉर्म्ड इन अ मैनर विच इज सुटेबल टू अस, जो हम लोग के लिए सुटेबल है। लेकिन अगर आप ये बात अमेरिका की तरफ जाएंगे, इटली की तरफ जाएंगे, फ्रांस की तरफ जाएंगे, मतलब सर नहीं समझ पा रहे। मतलब हम बोल रहे हैं जो पॉवर्टी का जो डेफिनेशन है ना, वो डेवलप कंट्री के लिए अलग होता है, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग। आप हर जगह पे एक पॉवर्टी का डेफिनेशन नहीं चेप सकते। क्यों सर? सोच के बताओ। इंडिया में तुम लोग को दिखता है आसपास में ऐसा अवस्था दिखता है जहां पे बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाते, तो हम लोग को दिख जाता है हाँ ये गरीब है। हम लोग कोशिश भी करते हैं कुछ हेल्प वेल्प करा दे भाई, ठीक तो। लेकिन ऑन दी अदर एंड तुम लोग को अमेरिका में अगर कोई भेज दे, तुम लोग को दिखेगा, बड़ा रियली दिखता होगा जो आदमी ऐसा होगा जो अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता, तो भी सर वहां पॉवर्टी है। कहां से भाई? वहां पे कैसे पॉवर्टी है? वहां पे तो पैसा बहुत है, लेकिन पॉवर्टी है वहां पे। क्यों? क्योंकि सर वहां डेफिनेशन ही अलग है। क्या बोले समझ में आया? वहां पे आपका जो डेफिनेशन, इंडिया का जो पॉवर्टी का डेफिनेशन है, वो डेवलप कंट्री में पॉवर्टी का डेफिनेशन पूरा अलग है। अरे भाई ऐसा? हाँ, अगर तुम देखेगा डेवलप कंट्री में जो गरीब होता है ना, इफ यू सी द पुअर पीपल ऑफ द developed country, you will find that they are richer than the rich people of underdeveloped country। मतलब ऐसा अवस्था है। मतलब समझ में आ रहा है? वहां पुअर किसे बोलते हैं पता है? डेवलप कंट्री में तुम लोग देखेगा द पर्सन हु हैज होंडा सिटी कार, एक तो फ्लैट है, होंडा सिटी कार है, 20-30 हजार का नौकरी है, उसे हम लोग गरीब। मतलब समझ में आ रहा है तुम लोग? वो लोग गरीब है। तो यहाँ बताओ, ये तो अमीर यहाँ पे है। समझ में आ रहा है तुम लोग को? ये डेफिनेशन में वेरिएशन क्यों आता है सर? ये आपका इकोनॉमी वाइज वेरी करेगा। सब इकोनॉमी अलग अलग है ना। अपना इकोनॉमी क्या है? अंडर डेवलपिंग। पता नहीं कितना साल से अंडर डेवलपिंग में ही है हम लोग, डेवलप ना हो पा रहे हैं। यही तो, अपने लोग डेवलप ना हो पा रहे। यहाँ तक का बात डेफिनेशन का पोर्शन रेडी हो गया है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन डेवलप इकोनॉमी देयर मे बी सम स्मॉल पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी। सही बात है। स्मॉल पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी मतलब थोड़ा स्मॉल पोर्शन, पॉपुलेशन का एक स्मॉल पोर्शन है जो गरीबी से पीड़ित है, ठीक है। बट इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी देयर इज अ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ये बात तो सही है। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी का मतलब हर जगह गरीब दिखेगा तुमको, और एक्चुअल में तुमको दिखता ही होगा। हम लोग जब आते हैं रास्ता में तो दिखता ही होगा, हर जगह पब्लिक होता ही रहता है। देयर इज अ लार्ज पोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन लिव्ड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी। ठीक है, सही बात है। सब अपना पॉवर्टी का छत्र छाया में जी रहे हैं। In other words, there is a mass poverty in developing economies or in the third world। ये सर developing economy क्या होता है सर? There is a mass poverty in the developing economies or the third world। developing economy का मतलब क्या होता है रे? जो डेवलप है नहीं, अंडर डेवलप ही नहीं है, बीच में लटका हुआ पेंडुलम, इधर उधर इधर उधर झूलता है। बस हम लोग क्या है? हम लोग वही पेंडुलम है, बीच में झूल रहे हैं। कभी कभी अपने लोग रिसेशन में चल जा रहे हैं, कभी रिसेशन से एकदम तगड़ा तरीके से बाहर निकल के आ रहे हैं, नहीं तो। लेकिन तुम लोग एक चीज देखेगा,
तुम लोग अगर इस चीज को नोट करेगा, सिंस वी आर टीचर, वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, तो हम इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा बात बताएंगे। अगर तुम लोग देखेगा ना पूरा कंट्री का अवस्था एट प्रेजेंट, पूरा कंट्री मतलब अपना कंट्री नहीं, वर्ल्ड वाइड जितना भी देश है, सारे नेशंस को तुम कंसीडर करेगा ना, तो इंडिया तब भी बहुत सुरक्षित है। सर कैसे? अगर तुम लोग बात करेगा, तुम रशिया का अवस्था देखो, यूक्रेन का अवस्था देखो, पिटा हुआ है, ठीक, तो दोनों का अवस्था पूरा बैंड बजा हुआ है। श्रीलंका का 12 बजा हुआ है। चाइना कोरोना से पीड़ित है। अमेरिकन मार्केट रिसेशन में जाने के लिए तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान को तो पता नहीं, तालिबान हैंड ओवर कर लिया उसको, यही तो। और बाकी बचा कौन? पाकिस्तान, वहां तो उसको कंट्री मानना ही बेकार। सही बात है, उसको कुछ मान ही नहीं सकते हम लोग, क्योंकि उसमें क्या होता है किसी को नहीं पता। कभी मंत्री मर जाता है, कभी मंत्री उड़ जाता है। और रिसेंट में तुम लोग देखा ही होगा, परसों क्या हो गया, जापान का प्राइम मिनिस्टर जो थे या प्रेसिडेंट कोई थे जो उनको उड़ा दिए। अरे भाई क्या मजाक चल रहा है। अब बात समझो तुम, ये सिनेरियो देख के तुम्हें क्या समझ में आया? सर इकोनॉमिक कंडीशन तो बहुत बड़ा ही 12 बजा हुआ है सारे देशों में, लेकिन अपने लोग तो भी यहाँ पे शांति से बैठे हुए हैं। यही तो भी अपने लोग शांति से बैठा हुआ है। खाली अपने लोग किससे जूझ रहे हैं? हम लोग बात किसका कर रहे हैं? पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, एलपीजी का दाम बढ़ गया है, लेकिन जिंदा है ये कोई नहीं बोल, ठीक कि नहीं? अपने लोग जिंदा है ये नहीं है, ये दरकार नहीं। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, एलपीजी का दाम बढ़ गया है, आलू का दाम बढ़ गया, ये दिक्कत है अपना। समझ में आ रहा है क्या खेला है? अब देखिए यहाँ पे क्या चक्कर चल रहा है। ये थर्ड वर्ल्ड का मतलब क्या होता है सर? व्हाट डू यू मीन बाय थर्ड वर्ल्ड? थर्ड वर्ल्ड का मतलब होता है, अपने लोग 2 वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, एक डेवलप एक अनडेवलप। हम लोग कहाँ है? थर्ड वर्ल्ड में, डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। When a substantial part of a population in an economy cannot earn a bare minimum substantial, क्या क्या बोल रहा है देख लो यहाँ पे, ये वर्ड मार्क करना है। मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग, नहीं ये ऊपर है, रुक जाओ एक मिनट। substantial part of the bare, हाँ, level of living and continues at a substantial level that economy is said to be inflicted with the mass poverty। मतलब सर ये टोटलिटी पे एक बात ही बार बार बड़बड़ा रहा है, but they are using the different words, see the word, तुम लोग मतलब सेम ही आएगा, but you have to use the different meanings, वर्ड को यूज करना पड़ेगा। जो आदमी चेक करेगा ना, तुम्हारा एग्जामिनर होगा, तुमको देखना चाहता है कि तुम इकोनॉमिक्स का टर्म कितना यूज कर पा, वो तुम्हारा नॉलेज चेक करेगा, लेकिन नॉलेज के साथ साथ तुम्हारा वोकैबुलरी भी चेक करेगा। अब उस जगह पे तुमको काम करना है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे बोल रहा है when a substantial part of a population of an economy cannot earn the bare minimum level of living and continues at the subsistence level, मतलब वो जो मिनिमम लेवल ऑफ इनकम चाहिए ना, अगर वो नहीं कमा पा रहा है, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम जो आदमी नहीं कमा पा रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? गरीब बोलते हैं। और वो कहाँ पे रहता है सर? एकदम नीचे, एकदम अगर तुम इनकम लेवल देखेगा तो एकदम छोटा वाला, एकदम नीचे वाला पोर्शन पे रहता है, जहाँ पे जैसे तैसे जिंदगी कट रहा है। ये तो जहाँ पे गवर्नमेंट आके अपने लोग को सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, गवर्नमेंट आके हम लोग को वेरियस काइंड ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वेदर वो गवर्नमेंट अपने आप आ रहा है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तुम लोग देखा ही होगा वेरियस काइंड ऑफ एनजीओज आर वर्किंग, जितने बड़े बड़े कंपनीज होते हैं वो लोग का एक सीएसआर प्रोग्राम के अंदर वो लोग भी हम लोग को हेल्प कराता है, यही सब बात है। अब देखो एट द सब्सिस्टेंस लेवल, ये सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है पता है? सब्सिस्टेंस का अगर सिनोनिम यूज करना चाहेगा तो वो होगा सर्वाइवल। लिख ले, सब्सिस्टेंस के बगल में सर्वाइवल लिख ले। दैट इकोनॉमी इज सेड टू बी इन्फ्लिक्टेड विद द मास पॉवर्टी, ठीक है, ये तो बात समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखो लेवल, one point should be mentioned in this connection that the concept of poverty in the developed countries of Europe and America is totally different from that in underdeveloped countries like India and Pakistan। सबसे पहला बात हम लोग को बोल दिया अंडरडेवलप, बोलो दुख हो गया ना बहुत ज्यादा। हम लोग अंडर डेवलप नहीं है भाई, हम लोग डेवलपिंग है, एक स्टेज आगे हैं। 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, बोलता है 10th में पढ़ रहे हैं, बोलो दिमाग नहीं चलेगा। अब ये कंट्रीज लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, सबसे पहले इंडिया के साथ पाकिस्तान का कंपेरिजन करने कौन बोला भाई? किसी और कंट्री को लाओ। पाकिस्तान एक्चुअल में अंडर डेवलप है, पाकिस्तान एक्चुअल में अंडर डेवलप है। ये भाई इंडिया को भी अंडर डेवलप है, दिल तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल इन द यूएसए द जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई, सही बात है, जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। कहाँ पे? यूएसए में। अभी बता रहे थे, वो लोग का खेला जो शुरू होता है कहाँ से? स्पोर्ट्स कार से शुरू होता है, मर्सिडीज से बात शुरू होता है, बीएमडब्ल्यू से, ऑडी से बात शुरू होता है। अपना जिंदगी कहाँ से शुरू होता है? बस से। तो अपना जिंदगी कहाँ से शुरू होता है? बस से। तो अपने लोग कहाँ पे अपना रूट, अपना बस नंबर पता करके रखना पड़ता है, HD4, HD5, S7,
एक तो there a so-called poor person can afford a much higher level of living. He can consume such a goods and service which so-called rich person in the underdeveloped economy cannot afford. वही वाला बात जो बोल रहे हैं, वहां गरीब भी बर्गर खाता है, सोच के बताओ, वहां का गरीब भी बर्गर खाता है, भूख लगता है, हम लोग यहाँ पे मूढ़ी फाँकता है, यहाँ का अमीर आदमी भी मूढ़ी खाता है, बोलो हाँ, कोई गलत बात नहीं है, बट द लेवल सोच के बताओ ये लोग का सीन कैसा है, इस तरीके का कहते हैं। He can consume such a goods and service which so-called rich person in the underdeveloped economy cannot afford. Hence, in developed countries, the problem of poverty means the problem of securing reasonable level of living. मतलब सर यहाँ पे बात सुनो, एक बार सुन लो, उसके बाद अंडर मार्किंग करना, मेरा बात सुनो। मतलब अगर तुम लोग से कोई पूछता है पॉवर्टी का मतलब क्या है, तो सर आपका आंसर में क्या क्या पार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ दिख रहा है कि हम लोग जब डेफिनेशन लिखने जाएंगे तो अपना डेफिनेशन या मीनिंग जो भी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एकदम कंप्लीट होना चाहिए। जो आदमी आगे वाला पढ़ रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि जो बच्चा आंसर लिख रहा है उसके पास पूरा नॉलेज है पॉवर्टी। तो सर सबसे पहले आप लोग पॉवर्टी का मतलब समझा देंगे, कैसे करना होता है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। पॉवर्टी एक सोशियो इकोनॉमिक फिनोमिनन है जिसमें एक मेजर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। बस हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एक लाइन और लिखना पड़ेगा जिसमें क्या होता है, इनएबिलिटी टू फुलफिल देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, जो भी है, 2 लाइन खत्म। अपने लोग सोचते हैं कि बहुत सारा बच्चा, जितना भी मैक्सिमम बच्चा होगा जो मार्क्स के लिए जाता होगा वो यहाँ पे लिख के छोड़ देगा, लेकिन आई विल ट्राई टू हेल्प यू टू ऐड वन मोर लाइन, वहां पे एक लाइन और ऐड करो। उस लाइन में लिखना, द डेफिनेशन ऑफ द पॉवर्टी इज डिफरेंट इन केस ऑफ द डेवलप्ड इकोनॉमी। In the developed economy, the definition of poverty is what? Where a people is unable to secure a reasonable standard of living. बस यहाँ पे जाके तुम्हारा आंसर खत्म होगा। क्या बोला, समझ में आया? You have to add one more line, बस that's all। कुछ हाथी घुमा नहीं करना, एक लाइन ऐड करना है, और ये तुम लोगों को समझ में भी आता है। क्या है? In developed countries, the definition of the poverty is different from अंडर डेवलप्ड कंट्री। यही तो अभी लिखाएंगे इसको, तुम लोग लिखो मत, हम लिखा देंगे सर। अभी बुक में मार्किंग समझ में आ रहा है तो बुक में भी रहेगा, तो जब भी पढ़ेगा तुम लोग कहाँ बार बार इसके ऊपर जाना चाहिए। व्हेनेवर यू आर रिवाइजिंग योर कॉन्सेप्ट यू मस्ट सी दिस अंडरलाइन वर्ड्स सबसे फर्स्ट, ये देखो, और तुम्हारा आंसर में ये वर्ड्स होने चाहिए। समझ में आ गया वाला बात? तो आपका पॉवर्टी का डेफिनेशन अगर 2 मार्क्स के लिए आता है तो कंप्लीट ये लाइन लिखिए, यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2। कोई भी स्कोप नहीं होगा मार्क्स कटने का, ठीक है। अब देखो, while underdeveloped country like India, the problem of poverty means the problem of securing the minimum level of living। हम लोग को जीने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, वो लोग को दिखाने के लिए नहीं मिल रहा। समझ में आ रहा है? वो लोग दिखा नहीं पा रहे इसलिए वो गरीब है, हम लोग खा नहीं पा रहे इसलिए गरीब। चलो भाई, खत्म हो गया ये वाला बात। ये वाला बात पे कोई डाउट है तुम लोग को, एक बार देख लो। तो डाउट है इसमें, एक बार पढ़ ले पूरा, देख ले, कोई डाउट है तो बोलो, तो फिर एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उसकी छाया में तो चलो अब समझ में आ गया होगा ये सब कहानी, क्या क्या लिखना विखना है इसमें। अब देखो, ये एक डेफिनेशन अगर पूछता है तो तुम लोग ये सब कहानी लिखेगा। अगर कोई पूछ ले मीनिंग बताओ, मीनिंग और डेफिनेशन हम लोग को बार बार लगता है कि सेम है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट में ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट है। मीनिंग में थोड़ा ज्यादा कंटेंट डालना पड़ेगा। क्या बोले, समझ में आया? मीनिंग में क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू राइट मोर, थोड़ा सा ज्यादा, जितना लिखा है वो लिखो, थोड़ा सा और एग्जाम्पल डालो, ठीक है। खेल खत्म हो गया यहां तक का।
लिख पाएगा ये सब, लिख पाएगा? तो जो बोले हैं ना कि हमको लिखाना पड़ेगा, मार्किंग तो हो गया, मोटा मोटी लिख ही लेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मेजरमेंट। किसके बारे में बात होता है? मेजरमेंट का। अब सर मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? सर आप पॉवर्टी जब मेजर करोगे, हाउ विल यू मेजर वेदर द पर्सन इज पुअर? सबसे बड़ा फैक्ट तो यही है ना। हम लोग तो यहाँ पे अपने लोग सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डिटरमाइन की, that the person should not be able to fulfill their basic needs. If the person is able to fulfill their basic need, then it will be known as an rich, तो बोल नहीं सकते, लेकिन he is not a poor. But if a person is unable to fulfill their basic need, then he is known as an poor. ठीक, तो अब सबसे पहला बात मेरे को ये जानना पड़ेगा, what do you mean by basic needs? ठीक, तो अब देखो बेसिक नीड्स हर जगह पे अलग अलग होगा। द वैल्यू ऑफ द बेसिक नीड विल बी डिफरेंट। हर एक केस में आपका जो वैल्यू होगा वो अलग अलग होगा। तो क्या करना पड़ेगा सर? अगर आपका वैल्यू अगर अलग अलग आ रहा है तो सबसे पहले उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा? क्वांटिफाई करना पड़ेगा। अगर हम नंबर में बात कर ले तो बोल दीजिए 500 रुपया अगर एक आदमी कमा रहा है, अगर हर साल में या हर महीना में, अगर एक आदमी हर साल या हर महीना, कुछ एक तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर मानो एक आदमी अगर हर महीना 1000 रुपया कमा पा रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अगर 1000 रुपया कमा पा रहा है तो पुअर नहीं है, लेकिन लेस देन 1000 हुआ तो ठीक। तो ये 1000 रुपए क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस 1000 रुपीज? सर 1000 रुपीज इज एन व्हाट? इट इज अ स्टैंडर्ड बाय व्हिच वी आर कंपेयरिंग द इनकम ऑफ अदर पार्टी एंड देन वी आर कंक्लूडिंग वेदर दैट पर्सन इज व्हाट? पुअर और नॉट। ठीक, और ये जो वर्ड है ना, ये जो क्वांटिफाई किए, हियर वी हैव यूज्ड द नंबर्स या परसेंटेज। ये तो नंबर और परसेंटेज जब भी हम लोग यूज कर लेते हैं ना, इट इज नोन एज एन व्हाट? एब्सोल्यूट मेजर। क्या बोलते हैं इसको? Absolute measure. Sir, what do you mean by the absolute measure? Absolute measure means where you can quantify, और एक और क्या था? फैक्ट टाइम। दो काम कर सकता है। जहां पे तुम क्वांटिफाई कर दिया ना, जहां पे तुम क्वांटिटी में या नंबर्स में बात कर दिया ना, तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? उसे हम लोग बोल देते हैं एब्सोल्यूट। वेयरएज रिलेटिव का मतलब क्या होता है? Whenever we talk about the relative का मतलब होता है कि you are making the comparison. You are making the comparison between the two portion of population. अगर मैं बात करूं, अगर तुम लोग भी देखेगा, जब तुम लोग कंपैरिजन करता होगा, सोचो तुम लोग खेला देखते हो, क्रिकेट थोड़ा सा आइडिया होगा क्रिकेट का। अब तुम लोग देखो, तुम लोग जब कंपेयर करता है रोहित शर्मा और कोहली में, ये बताओ तुम लोग कैसे डिटरमाइन करता है हु इज बेस्ट? देखो तुम लोग देखते हैं, तुम लोग क्या बोलेगा? देखो हम भाई ऐसे देखता है, वो देखो कौन अच्छा खेल रहा है, कौन अच्छा नहीं कर रहा। यहाँ पे बताओ तुम्हारे पास क्या क्वांटिफाइड, तुम्हारे यहाँ पे क्या कोई एब्सोल्यूट फिगर्स है? नहीं, वी डोंट हैव एनी एब्सोल्यूट फिगर, वी आर जस्ट कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम। यस और नो? हम लोग यहाँ पे सीधा सीधी क्या कर रहे हैं? वी आर कंपेयरिंग। देख रहे हैं कि अगर इस बॉल को उसको दिया जाए तो वो किस तरह का शॉट मार सकता है, वो किस तरह का शॉट मार सकता है, इस प्रेशर में वो किस तरह से खेल सकता है, वो किस तरीके से खेल सकता है, अगर इतना ज्यादा रन हो गया तो वो किस तरह से चेस कर सकता है, ये किस तरह से चेस कर सकता है। ऑन दैट बेसिस वी आर मेकिंग व्हाट? कंपैरिजन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इस टाइप का जो कंपैरिजन होता है हम लोग बोलते हैं रिलेटिव मेजर। ओके, ऑन दी अदर हैंड दूसरा भी टाइप का आदमी लोग होता है जो कंपैरिजन करता है। वो किस तरह कंपैरिजन करता है पता है? वो बोलता है देखो सचिन से अच्छा कोई प्लेयर है ही नहीं, इतना 100 मार है, अब बताओ कौन है? खेल खत्म। तो मतलब उसके लिए पैमाना क्या है? बेस्ट क्रिकेटर का नंबर्स। वो नंबर्स में खेलता है, वो बोलता है सचिन इतना मैच खेल दिया, बताओ कौन खेला? सचिन इतना रन बना लिया, बताओ कौन खेला? अगर तुम नंबर्स पे जाएगा तो हर जगह पे वही बेस्ट साबित हो जाएगा। यस और नो? लेकिन जब हम लोग रिलेटिविटी पे बात करते हैं तो हम लोग को क्या दिखता है कि सर कंपैरिजन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो आप लोग कंपेयर कर सकते हो हर कोई के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन जब आपके पास नंबर आ जाता है तो आपके पास क्या होता है? आप ज्यादा अच्छे से कंपेयर कर पाओ। हाँ कि ना बताओ? रिलेटिविटी सब्जेक्टिव टर्म, जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़े। लेकिन जहां पे नंबर आ जाता है ना, तो वहां दिमाग ज्यादा लगाने का दरकार नहीं है। वहां पे एक you have a fixed limit. If you are crossing that limit, you will be known as what? नीचे। अगर तुम उससे नीचे रह जाता then you will be called as poor. बात समझ में आ गया? तो अगर तुम लोग से कोई पूछ ले what do you mean by the absolute measure या absolute poverty का मतलब क्या होता है, तो बता सकता है? absolute का मतलब क्या होता है? जहां पे हम लोग किसी भी आदमी को पुअर बोल रहे हैं, उसका मेरे पास क्या है? उसके पास नंबर में मेरे पास। ओके, whereas when we are talking about relative, तो रिलेटिव में क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर बताओ? सर रिलेटिव में हम लोग क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं। तो ये बात सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर एब्सोल्यूट हम लोग बोलते हैं
तो एक पॉपुलेशन में ये हो सकता है, कंट्री में ये हो सकता है कि कोई गरीब ना ही निकले। सोच के बताओ। अगर मैं एक बात करता हूं, सुनो, अगर मानो इंटरनेशनल जो है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन अगर कोई डिसाइड कर लिया, क्या इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन मतलब उसमें अगर माना जाता है कि एक आदमी अगर $1 रुपया कमाता है, $1 कमाता है एक महीना में, देन ही इज नॉट। क्या बोले समझ में? वो तो बहुत पुराना डेटा है, 1985 का है। अगर हम लोग करंट में यूज करें, मान लेते हैं उसको हम कुछ चेंज वेंज करके $5 मान लेते हैं। ओके, अगर एक व्यक्ति एक महीना में $5 कमा पाता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पुअर नहीं बोलेंगे, सीधा बात है, उसे हम लोग पुअर नहीं बोलेंगे। लेकिन $5 से कम हो गया तो पुअर बोलेंगे। अब यही वाला डेटा लेके तुम जाओ इटली, फ्रांस, यूके, यूएसए, वहां पर देखो तुम्हें कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो सालाना $5 नहीं कमाता होगा? बहुत रेयर चांसेस है सर मिलने का, बहुत रेयर चांसेस है। तो सर यहाँ पे क्या दिख रहा है? एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट फिगर जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो इट मे बी पॉसिबल देयर विल बी नो पॉवर्टी इन अ कंट्री। ठीक तो, लेकिन वही आप $5 इंडिया में आके चेक कीजिए तो देखिएगा 40% 60% पॉपुलेशन नीचे। यही तो $5 का मतलब कितना होता है? करीब करीब ₹350 होता है। वही तो 7×5 7×5 350 के करीब आ जाता है। वो 400 350 के करीब का रेंज में आता है। बताओ समझ में आ रहा है खेला क्या बोल रहे हैं? अब देखो ये वाला बात थोड़ा मोटा समझ में आया होगा, एब्सोल्यूट का मतलब। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम लोग रिलेटिव यूज करेंगे ना, सोच के बताओ, जब हम लोग रिलेटिव वाला मेथड यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा? देखना हमेशा कोई ना कोई गरीब निकले। सोच के बताओ, क्यों? रिलेटिव में हम लोग क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, और जब भी कंपेयर करेंगे एक अच्छा है बूढ़ा निकलेगा, और जो बूढ़ा होगा वो क्या हो जाएगा? गरीब। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? अब ये बताओ, अगर इंडिया में मुझे कौन सा यूज करना चाहिए? रिलेटिव। सोच के बताओ, इंडिया में क्या मैं रिलेटिव यूज कर सकता हूं? दिखेगा हमेशा से सब जीत गया है, सभी जीत गया है। इधर मैं कंपेयर करेगा किससे? अगर तुम अंबानी से कंपेयर करने बैठ जाएगा तो दिखेगा 99.99% ऑफ पॉपुलेशन इज बिलो, सब नीचे। ठीक तो, यहाँ पे क्या सबसे अच्छा वाला चीज क्या होना चाहिए? विच मेजर शुड बी अडॉप्टेड इन इंडिया फॉर मेजरिंग द पॉवर्टी? कौन सा मेजर अच्छा होना चाहिए? सोच के बताओ। तुम लोग से अगर कोई पूछे तुम लोग क्या बता सकते? अभी थियोरेटिकल बात नहीं है, पूरा का पूरा डेफिनेशन, मतलब पूरा का पूरा हम लोग डिस्कशन पे चल। क्या यूज करना चाहिए, एब्सोल्यूट की रिलेटिव? इंडिया में एब्सोल्यूट ही चाहिए सर। क्यों सर? रिलेटिव अगर यूज करेंगे ना तो सर रिलेटिव में दूसरा रिलेटिव मिलेगा ही नहीं, सबसे ज्यादा बात, सबका सब नीचे ही मिलेगा। यही तो। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर आपसे कोई पूछे ये जो आपने बताया एब्सोल्यूट फिगर आप डेवलप कंट्री के केस में यूज कीजिए, कोई गरीब मिलेगा वहां पे? सब के सब हमें निकल जाएंगे। तो सर वहां पे क्या यूज करना चाहिए आपको बताइए? वहां पे रिलेटिव यूज करना चाहिए। अब बताओ दिमाग तुम्हारा समझ पाया है ये वाला फैक्ट कि सर एब्सोल्यूट कहाँ यूज करना है, कहाँ पे वो बेटर साबित हो सकता है, रिलेटिव कहाँ पे बेटर साबित हो सकता है? ये फैक्ट्स जो डिस्कशन अपने लोग किए उसके अनुसार समझ में आया है? याद रहेगा? अगर कोई पूछ ले तो डेवलप कंट्री में कौन सा यूज करना चाहिए सर? रिलेटिव की एब्सोल्यूट? रिलेटिव। वेयर अगर अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री हुआ तो एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब कोई पूछे तो नंबर्स में बात करेंगे, रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन। खत्म हो गया खेला। अब चलिए एक बार किताब में चलते हैं, वहां पे लिख लेते हैं क्या क्या मार्किंग करना है, क्या क्या याद करना है। तुम लोग के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ। मैं उसको तुम लोग का क्या करूंगा पता है? ये वाला तुम लोग को फोटो दे दूंगा, ग्रुप में भेज दूंगा, और जो वीडियो देखेगा उसका लिंक में नीचे चेक दूंगा। ठीक है, तुम लोग देख के लिख लेना। अब देखो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का खेला देखो क्या होता है। वन इज द मेजर ऑफ वन इज द मेजरमेंट ऑफ द एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड अदर इज द मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव पॉवर्टी। सही बात है, मेजर करना है पॉवर्टी को। अब इन द एब्सोल्यूट मेजरमेंट मिनिमम सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट ऑफ, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो तो एक बार, मिनिमम सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट। मिनिमम सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है सर? सोच के बताओ। चलो आ जाए यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो जब हम लोग बात कर रहे हैं मिनिमम सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट का, क्या है? मिनिमम सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट। ओके, एमएसआर बोल रहे हैं शॉर्ट में, मिनिमम सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट। एक बात बताओ, ये मिनिमम सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है सर? वो जो अभी बात कर रहे थे ना, बेसिक नीड्स। ये बेसिक नीड्स जो हम लोग बात कर रहे थे वहां पे, इसको यहाँ पे क्या नाम दिया जा रहा है? मिनिमम सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट। आपको क्या क्या चाहिए जीने के लिए? सोच के बताइए सर। खाना पीना चाहिए। अगर हम लोग खाली खाना पे फोकस करें, रहने के लिए स्टेशन अपने पास पड़ा हुआ है, पहनने के लिए कब पेपर है, पुराना कपड़ा मिल जाएगा, ठीक था,
वही तो, पुराना कपड़ा अपने लोग को मिल जाएगा। अपने यहाँ पे देखना कोई भी आदमी सबको कपड़ा कोई ना कोई दे देता है, थोड़ा इंसान है हम लोग, किसी का पास कपड़ा नहीं है तो दे ही देते, जो भी हो पुराना हो तो भी दे देते। मेरा बात सुनो, एमएसआर में जनरली फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं हम लोग, समझाने के लिए फूड के ऊपर बात, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक आदमी को जीने के लिए क्या क्या चाहिए? अपने लोग का जो मेजर खाना क्या होता है, सीरियल्स होता है। सीरियल्स में क्या होता है सर, अपने लोग क्या खाता है सीरियल्स में? अपने लोग जनरली जो हम लोग का सीरियल्स होता है उसमें क्या होता है, आइदर रोटी होता है या चावल होता है, यही तो दो मेन है। अपने लोग का जो मेन फूड है, जैसे स्टेपल फूड बोलते हैं, तो वो नहीं खाए तो लगता है खा ही नहीं। सही बात कि नहीं? अगर एक आदमी अगर दिन का भात ना खाए अपना बंगाल में, इतने वो चावल ना खाए तो उसे क्या पता चलता है, खा ही नहीं दे भाई, खाना ही नहीं खाए। यही तो। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम पंजाब में चल जाओ तो वहां पे तुम लोग का बात होगा रोटी से खेला, अरे रोटी ही नहीं खाते, खाना कहाँ खाए, ठीक तो। इसे क्या बोलते हैं, सीरियल्स बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो सीरियल्स निकाल लो, मिनिमम रिक्वायरमेंट में आप लोग के पास क्या गया, सीरियल्स। उसके बाद सर इसके साथ कुछ चाहिए होता है, जिसे पल्स बोलते हैं, दाल दाल रोटी जिसका नाम पड़ता है अपने लोग का। इसके अलावा और क्या मिलता है, और भी सर बहुत कुछ खाना होता है। अब देखो मिल्क भी यहाँ चेप लेते हैं हम लोग, आजकल मिल्क का भी बड़ा दाम बढ़ गया। ये तो, ये तीन चीज लेके चलते हैं जीने के लिए, ये तीन चीज हम लोग को चाहिए। अभी बताओ इससे तुम लोग एब्सोल्यूट फिगर निकाल सकते हैं कितना चाहिए? हाँ ऑब्वियस बात है। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सर ये चीज मेरे को जीने के लिए चाहिए, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए बताओ तो। दूसरा लेवल पे मैं इसका क्वांटिटी डिसाइड करूंगा, वी विल डिसाइड द क्वांटिटी ऑफ दिस थिंग्स फॉर ए पर्सन। एक साल में मतलब एक महीना में अगर उसको रहना है तो ये सब कितना कितना चाहिए, ठीक तो। एक आदमी को एक महीना जीने के लिए ये सारे एलिमेंट कितना कितना चाहिए निकाल सकता है, एक एस्टिमेट निकल जाएगा सर। 5 किलो ये चाहिए, 1 किलो ये चाहिए, और ये तो भाई मिल्क वाले मेरे लिए बहुत ज्यादा है। अब मान के चलो हमें 10 लीटर ले लेते हैं, ठीक है, कितना खेला है। ये देखो क्वांटिटी तुमको मिल गया। जब व्हेन यू हैव द क्वांटिटी, अब तुम प्राइस फिक्स कर सकते हैं। देखो तो, कैन यू फाइंड आउट द प्राइस? यस, मैं 5 किलो जो चावल है इसका मनी वैल्यू निकाल लूंगा। 1 लीटर इसका, 1 किलो जो चावल है मतलब दाल जो है इसका रुपीज में वैल्यू निकाल लूंगा। 10 लीटर जो दूध है उसका मैं रुपीज में दाम निकाल लूंगा। तो मेरे पास जब ये दाम आ जाएगा तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं ना, देख लो सर इतना चाहिए आप लोग को, ठीक तो। इतना पैसा आप लोग को कमाना है। अगर आप इतना पैसा कमा पा रहे हो देन यू आर नॉट पुअर, लेकिन आप इसके नीचे हो तो यू आर पुअर। समझ में आ गया क्या बात बोले? तो कैसे काम किए हैं, सबसे पहले मिनिमम सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट चेक किए हैं। सबसे पहले क्या किया है, मिनिमम सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट निकाले हैं, उसके बाद उसको क्वांटिफाई किए हैं। देन वी हैव कन्वर्टेड दैट क्वांटिटीज इनटू मनी वैल्यू। देन वी हैव डिसाइडेड द एब्सोल्यूट फिगर on the basis of which we can conclude whether the person is poor or not. Okay? समझ में आ गया एब्सोल्यूट मेजर में क्या क्या चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए एक बार किताब में पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। रिक्वायरमेंट ऑफ सीरियल, पल्स, मिल्क, बटर एक्सेट्रा। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे तो बटर मिल्क छोड़ ही दो, इसे हम लोग मानते नहीं है, दाल भात मिल जाए बहुत are determined. Then the physical quantities are expressed in money terms by multiplying them with the respective prices. Summing them we get the figure which express the minimum subsistence level of consumption expenditure. क्या बोलते हैं इसको, इसका नाम याद रखना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न दिस नेम, मिनिमम। सबसे पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। वाई सर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब सबको याद होगा सर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है द एक्सपेंडिचर मेड बाय अस फॉर कंज्यूमिंग सम काइंड ऑफ गुड्स, इसे हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। अब सर मिनिमम लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस पता ही है, समझ में आ गया, मिनिमम लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, खत्म हो गया। याद रहेगा, ये टर्म यूज करना है, और ये टर्म यूज नहीं करेगा तो एब्सोल्यूट में नाम नंबर काट देंगे, ठीक है। द पीपल हुज इनकम आर लेस देन द फिगर कंसीडर्ड टू बी पुअर अकॉर्डिंग टू द एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड। समझ में आ गया होगा ये वाला बात? इसमें कोई क्वेरी वेरी है तो देख लो एक बार। तो सर अगर मैं स्टेप को कंप्लीट करूं तो सबसे पहले मैंने क्या डिसाइड किया, एमएसआर, देन क्वांटिटी, देन मनी, उसके बाद टोटल किए। यहाँ पे उसका नाम क्या है, इस चीज का नाम क्या है, एमएसआर ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यही तो एमएसआर का मतलब वही मिनिमम सब्सिस्टेंस रिक्वायरमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। खत्म हो गया। एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो पता ही है ना, खत्म हो गया वाला। देख लो ये एब्सोल्यूट फिगर है। अब इसके ऊपर जो आ गया वो कौन है,
वो तो पुअर नहीं है। यहाँ पे अपने लोग बात किस में करेंगे, रिच के बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे आप लोग बात क्या करेंगे, पुअर नॉट पुअर। क्या बात करेंगे, पुअर नॉट पुअर। तो सर अगर पुअर कौन है, जो बिलो है, और जो उसको अचीव भी कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट पुअर। समझ में आ गया। अब चलिए सर ये वाला तो बात समझ में आ गया होगा, याद भी हो जाएगा, मोटा मोटी याद हो जाएगा ये वाला तो। अब उसके बाद वाला टॉपिक देखिए, इन द रिलेटिव मेजरमेंट। अब द रिलेटिव मेजरमेंट हम लोग के पास एक आइडिया बना हुआ है ना। रिलेटिव मेजरमेंट का मतलब क्या होता है सर, जहां पे हम लोग कंपेरिजन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन द रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफरेंट फ्रैक्टाइल और क्वांटाइल ग्रुप्स इज एस्टिमेटेड, देन द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ द top 5-10% of the bottom 5-10% are compared. This comparison gives some idea about the relative standard of living या standard of poverty. ये क्या बोल दिया सर, समझ नहीं आया। तुम लोग अगर एक सीन देखेगा, ये देखो रिलेटिव के बारे में बात करते हैं। अपना जो देश का इनकम लेवल होगा कुछ इस तरीके का होगा। ये तो अपना जो इनकम अगर तुम लोग देखेगा तो इनकम का अगर लाइन में बताऊं ऐसा हुआ तो अपने लोग को हम लोग कहाँ देखते हैं, तो मिडिल में देखता है अपने लोग को। ये तो हम बोलते हैं हम लोग अपने लोग को यहाँ देखते हैं, यहाँ मतलब एकदम नीचे। वी विल फाइंड आवर सेल्फ एट द बिलो दिस लाइन। क्यों सर, बाकी वाला तो अंबानी लेके बैठे, सबसे टॉप में कौन बैठा हुआ, एकदम एकदम मुंह पे, एकदम यहाँ पे। देख लो तुम लोगों को बताइए कौन कौन है, अंबानी अदानी ये सब लोग यहाँ पे बैठे। सर बीच क्या खेला, बीच में तुम लोग को पता चल ही जाएगा कौन कौन आएगा। बहुत सारे नेता हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो सब लोग कहाँ है, सब बीच में। लेकिन अपना खेला किधर है, एकदम ऊपर एकदम नीचे। तो सर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो इनकम लेवल है ना देश का, उस इनकम लेवल को आपको क्या करना पड़ेगा, इनकम लेवल निकालिए, पॉपुलेशन का देखिए कितना परसेंट ऐसा है जो आपका सबसे ज्यादा इनकम कमा रहा है। दो लेवल ऑफ इनकम निकाल लो, यहां से पॉपुलेशन का हिस्सा उठाओ, यहां से पॉपुलेशन का हिस्सा उठाओ, देन मेक द कंपैरिजन। अब क्या करो, इसमें कंपैरिजन करो। कंपैरिजन के बाद आपको पता चल जाएगा थोड़ा मोटा कि सर गरीबी किसे कहते हैं। क्या पता चलेगा, गरीबी किसे कहते हैं। अब तो बताओ अपने देश में अगर कंपैरिजन करना शुरू करते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे देखो अपना चाय कितना रुपया का आता है भाई, 5 रुपया। हमारे का चाय कितना का आता है भाई, 1 लाख 3 लाख का आता है ना। क्या चाय है, अबे 1 लाख रे, 1 लाख एक कप का, एक कप। मैंने क्या बोलेगा तुम लोग, और चाय कॉफी पीने के लिए 1 लाख उड़ा देता है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा लेते हैं, दूसरा ये चाय का नाम था सर, ये चाय का नाम था। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना जाता है अपने लोग के, आदमी लोग जैसा। मैक्सिमम हम बोल रहे थे, मैक्सिमम 2000 मान लेते हैं। जब किस्मत खराब होता है तो 2000 आ जाता है बिल। ये भाई साहब का कितना पता है, 1 महीने का। तुमको समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है क्या अवस्था है। अब बताओ गरीब कौन है, अब गरीबी का लेवल दिख रहा है तुमको। अब आइडिया बन जाएगा थोड़ा मोटा कि कौन कौन गरीब है, कौन कौन गरीब नहीं है। अब टिकटॉक वीडियो मत बना देना, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। अवस्था दिख गया कैसे कंपैरिजन होता है, समझ में आ गया। तो सर आपको क्या करना है, जो टॉप पॉपुलेशन का जो वेल्थ, जो अर्निंग ग्रुप होता है, 5-10% वहां से उठाइए, उसका इनकम देखिए, और लोअर का 5-10% उठाइए, उसका इनकम देखिए। अपने यहाँ पे तो लोअर ही पूरा का पूरा बॉटम लाइन ही पड़ा हुआ है, यही तो। और तुम लोग अगर देखेगा अपने यहाँ पे बॉटम लाइन अगर बनाएगा ना, इतना बड़ा अगर बॉटम लाइन हुआ ना, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट, ऐसा कुछ हिसाब बनेगा। बॉटम लाइन का मतलब क्या होता है सर, यहाँ पे मतलब बेस अगर बताऊं, गरीबी का अगर बेस देखा जाए, सबसे अगर मैं इसको अरेंज करूं, सबसे जो पुअर आदमी होंगे वो नीचे होंगे, उसके बाद वाला ऊपर, उसके बाद वाला ऊपर, उसके बाद वाला ऊपर। तो वी विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, अराउंड 60-70% ऑफ द पॉपुलेशन लाइज हियर। ये इसका बेस हो जाएगा सर। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वो चीज क्या हो जाएगा, नैरो होते चलेगा। लेकिन लास्ट पॉइंट पे हम लोग को क्या दिखेगा सर, ये दिखेगा। ठीक, तो समझ में आ गया बात क्या बोले। अब चलिए किताब देखते हैं एक बार। ये देखिए किताब में क्या बोला है, इन द रिलेटिव मेजर द प्रॉपर्टी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन डिफरेंट फ्रैक्टाइल क्वांटाइल ग्रुप। तो क्या क्या देखना पड़ेगा सर, ये फ्रैक्टाइल क्वांटाइल आपको याद करना पड़ेगा। ग्रुप इज एस्टिमेटेड देन द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ द 5-10% ऑफ द पॉपुलेशन बॉटम एंड 5-10% ऑफ द कंपेयर, एंड दिस कंपैरिजन गिव्स एन आइडिया अबाउट द ये।
अब ये बताओ हर जगह पे जब आप कंपेयर करोगे तो ये फिगर अलग अलग आएगा, सोच के बताओ। अगर आप लोग यहाँ पे रिलेटिव कंपैरिजन करने जाओगे तो अपने लोग के लिए क्या ये फायदेमंद होगा, सोच के बताओ। नहीं, वी आर नॉट बी एबल टू कंपेयर। कंपेरिजन का आदमी एक है, इतना एक तो बिंदी पड़ा हुआ है, जब नीचे का बॉटम लाइन देखो बाप रे बाप पूरा भाड़ा है। यही तो खेला दिख रहा था। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चक्कर चल गया, रिलेटिव मेजर समझ में आ गया, एब्सोल्यूट मेजर समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्म होता है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर्म होता है कि वाई शुड डेवलपिंग कंट्री को कौन सा मेजर यूज करना चाहिए, एब्सोल्यूट और रिलेटिव, तुम लोग के हिसाब से क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली डेवलप्ड या डेवलपिंग बोलते एक बार डेवलपिंग कर लेते हैं क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन वही बनेगा। डेवलपिंग कंट्री को या अंडर डेवलप कंट्री को कौन सा मेजर यूज करना चाहिए, एब्सोल्यूट, ये अपने लोग को पता है लेकिन कैसे लिखाएंगे, लिखना पड़ेगा ना। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, यहाँ पे देखो द मेन डिफेक्ट ऑफ द रिलेटिव मेजरमेंट of poverty is that it indicates the relative position of different segment of the population in the economy, in the income strata। ये क्या है, इनकम स्टेटा का मतलब क्या होता है, कभी नाम सुना है इनकम स्टेटा? आई डोंट अंडरस्टैंड ये व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग। तो और कितना जूम करें हम, इसका दिक्कत है बहुत ज्यादा, रुक जाओ इसको ठीक करके लाइन करते हैं। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये ले, ठीक है, देख लेता है। ये इनकम स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है, कभी स्ट्रेटा का मतलब सुना है? स्ट्रेटा क्या होता है, क्लासिफिकेशन होता है। क्या होता है, क्लासिफिकेशन, मतलब नहीं समझ में। इधर देखो, अपने पास अगर लार्ज पॉपुलेशन होगा तो उसमें हम लोग अलग से क्वालिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो मेरे पास 10 लाख पॉपुलेशन है, अब तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, जब हम लोग कोई डिसीजन लेंगे तो 10 लाख आदमी के हिसाब से डिसीजन लेंगे, बताओ बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्या कर सकते हैं हम लोग, 10 लाख जो पॉपुलेशन है उसे क्या करेंगे, स्ट्रेटिफाई कर लेंगे। क्या कर देंगे, स्ट्रेटिफाई, मतलब जो सिमिलर टाइप के नेचर के होंगे उसे अलग अलग, whether on the basis of their community, whether on the basis of their income, whether on the basis of their gender, अलग अलग। अब पॉपुलेशन में अपने लोग अगर जेंडर बेसिस पे चले तो मेल अलग फीमेल अलग, एज वाइज चले तो बुढ़ा अलग जवान अलग बच्चा अलग, और जो बुढ़ा से बहुत ज्यादा बुढ़ा उसको भी अलग। नहीं तो ये क्या होता है, व्हाट वी आर डूइंग हियर, यहाँ पे हम लोग एक ग्रुप के अंदर और ग्रुपिंग करते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। इनकम स्ट्रैटा मतलब समझ में आ गया क्या होता है, इट इज ए क्लासिफिकेशन। तो इनकम स्ट्रैटा के बगल में इनकम क्लासिफिकेशन या इनकम ग्रुप बोल दो। एक्चुअली वी आर डूइंग व्हाट, वी आर मेकिंग ग्रुप्स इन अ डिफरेंट कैटेगरी, वी आर मेकिंग द वेरियस काइंड ऑफ ग्रुप। तो स्ट्रैटा का मतलब क्या हो सकता है, यू कैन राइट ग्रुप। ओके, नाउ अब देखो ये जो पॉइंट हम लोग बात किए थे पहले डिस्कशन मोड में, वो सारा बात यहाँ पे आएगा। इवन इन हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी सच अ पॉकेट्स ऑफ पॉवर्टी में एग्जिस्ट। देखो हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी में भी आपको क्या दिख रहा है सर, पॉवर्टी दिख रहा है। अब तुम बताओ हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी में पॉवर्टी होना चाहिए एक्चुअल में, अपने हिसाब का अपना जो डेफिनेशन है उस हिसाब से कोई भी पुअर निकलेगा हाईली डेवलप्ड इकोनॉमी में? नहीं। लेकिन अगर आप रिलेटिव यूज कर रहे हो तो मिल रहा है, वो तो ऑब्वियस मिलेगा, हर जगह पे मिलेगा। Why we are making a comparison? जो जीता वो क्या हो गया, वो नॉन पुअर हो गया, और जो नहीं जीता वो क्या हो गया, पुअर साबित हो गया। This relative measure cannot give an idea about the mass or widespread poverty in economy। और ये हम लोग को ये नहीं बता सकता, ये जो सिस्टम है मतलब ये जो मेजरमेंट है ये हम लोग कभी नहीं बता सकता कि आपकी पॉपुलेशन का कितना हिस्सा पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है या पुअर है, ये नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि सर यू आर मेकिंग द कंपैरिजन, अब 5-5 करके कंपेयर कर रहे हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर फॉर्मिंग एन ओपिनियन वेदर देयर इज अ पॉवर्टी और नॉट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, पहला 5-10% को लास्ट का 5-10% से कंपेयर कर रहे हो और ये बता रहे हो कि लास्ट वाला या पहला वाला पुअर है कि नहीं है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप क्या बता सकते हो आपके कंट्री में कितना आदमी पुअर है? पॉसिबल नहीं। लेकिन अगर एब्सोल्यूट यूज करें तो सर आपको पता है, आपका क्वांटिफाई कर लिया, 350 रुपया महीने का जो कमा रहा है वो क्या है, नॉन पुअर है। जो 350 के नीचे आ गया वो लोग क्या है, वो लोग सारे के सारे पुअर घोषित हो गए। अब अपना पॉपुलेशन का इतना पोर्शन पुअर है, डिवाइड कर दो, इनटू कर दो 100 से आ जाएगा आपके पास परसेंटेज। नाउ यहाँ पे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, दैट हाउ मच पोर्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज पुअर।
ये तो हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ आवर पॉपुलेशन इज पुअर है, बस यही वाला बात यहाँ पे बता रहा है, देख लो एक बार। दिस रिलेटिव मेजर कैन नॉट गिव एन आइडिया, तो ये वाला पॉइंट लिखना पड़ेगा। जब तुम लोग एक बार हम इसको मार्क कर लेते हैं फिर तुमको इसका आंसर लिखने का तरीका बताएंगे। ओके, जो जो पॉइंट अपने लोग को याद रखना है दिमाग में। यहाँ पे देखो, दिस रिलेटिव मेजर कैन नॉट गिव एन आइडिया अबाउट द मास और वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन एन इकोनॉमी, ठीक है। बट इन अंडर डेवलप्ड कंट्री द मास पॉवर्टी इज द कॉज फॉर कंसर्न, सही बात है। अगर आप लोग अपने देश का, अगर हम लोग अपने देश के बारे में बात करें, क्योंकि हम लोग अपने देश में देख सकते हैं, अगर अपने देश में आप अगर कोई आपको बोल दे कि रिलेटिव मेजर यूज करो तो पता चलेगा? मैं एक्चुअल में नहीं पता चलेगा। वाई? बिकॉज हम लोग यहाँ पे जो पुअर है वो मास है। मास जहां पे आ जाता है ना, तो वहां पे आप लोगों को खेला एब्सोल्यूट के साथ ही खेलना पड़ेगा, वहां पे आप रिलेटिव के साथ नहीं कर सकते। आप कहां पे कंपेरिजन किसके साथ कर रहे हो? 5-10 5-10, मैं 10% का पॉपुलेशन आप कंपेरिजन कर लिए, बाकी का 80% क्या करेगा? झुमना बजाएगा, यही तो उसको मेजर कैसे करें सर? ये वाला मेथड एब्सोल्यूट। Now, but in underdeveloped country the mass poverty is the cause of concern, ठीक है, ये तो बात सही है, ये cause of concern है। अंडरडेवलप्ड कंट्री में ये cause of concern है। The extent of poverty in absolute number of population or as a percentage of total population can be known by using the absolute measurement of poverty, मतलब absolute measurement of poverty, ठीक। Hence, in the underdeveloped countries, the absolute standard or measurement of poverty is more appropriate than the relative measurement of poverty। देख लो भाई, ये वाला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लो इसको, उसका क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पढ़ के देखो, कुछ आइडिया बन रहा है? हम लोग का डिस्कशन जो इतना सारा किए, इसमें कुछ फायदा मिला है कि पूरा व्यर्थ हो गया? डन? देख ले, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ ले, ठीक है। अब चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इस पॉइंट पे जो अभी यहाँ पे लिखा है ना, ये वाला यहाँ पे जो लिखा हुआ है सब ये पॉइंट, इस पे 2 क्वेश्चन फॉर्मेशन के चांसेस हैं। सबसे पहले कि डेवलपिंग कंट्री के लिए सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर क्या है? एब्सोल्यूट है, रीजन बताना पड़ेगा। खाली ये लिख दोगे 5 मार्क्स में तो आपको कितना मिलेगा? आधा, 0 बाई सन्नाटा, खत्म। यही तो लिखना क्या पड़ेगा? रीजन बताना पड़ेगा, व्हाई यू आर सेलेक्टिंग दिस। तो सर, अगर आपको मैं एक मेथड बताऊं कि आप अगर उस मेथड से लिखोगे तो आप इस टाइप का किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते। मतलब मेथड क्या है सर? सबसे पहले एक बात बताएं, दोनों मेथड को लिखो, 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एब्सोल्यूट मेजर का मतलब क्या है, रिलेटिव मेजर का मतलब क्या है, दोनों का मतलब लिख दो, खत्म। उसके बाद वाला पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि डेवलपिंग कंट्री में हम लोग रिलेटिव मेजर क्यों नहीं यूज करेंगे, तो आप क्या बता सकते हो? सर रिलेटिव मेजर का क्या गिना दो? बुराइयां गिना दो, डिफेक्ट्स बता दो। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ द रिलेटिव मेजर? इसीलिए हम इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे और इसीलिए हम इसको एब्सोल्यूट को सेलेक्ट करेंगे। बात समझ में आया क्या बोले? तो सबसे पहले आंसर कहां से शुरू होगा सर? वी विल डिस्कस द डेफिनेशन पार्ट वाला। तो डेफिनेशन वी हैव टू लर्न, व्हाई? बिकॉज फॉर 2 मार्क्स वी हैव टू प्रिपेयर इट। 2 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो सर 2 मार्क्स के लिए जब आप प्रिपेयर कर ही रहे हो तो 5 मार्क्स खुद बन जाएगा। 5 मार्क्स अगर बनाना है तो उसका तरीका क्या है पता है? 5 मार्क्स के लिए कोई सेपरेट पढ़ने का दरकार नहीं। अगर आप 5 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, 2 मार्क्स के लिए पढ़ने का दरकार नहीं, ये एक है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? अगर आप 5 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, देन यू डू नॉट हैव टू प्रिपेयर फॉर 2 मार्क्स, 1 मार्क्स। इसके लिए आपको प्रिपरेशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 5 मार्क्स के लिए अगर पढ़ना शुरू करोगे ना, तो आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट रेडी हो जाए। ठीक, तो अब देखिए, तो एब्सोल्यूट का डेफिनेशन बता दिया, रिलेटिव का डेफिनेशन बता दिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हिच मेथड इज गोइंग टू बी सिलेक्टेड बाय यू फॉर मेजरिंग द पॉवर्टी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्री। तो सर अगर डेवलपिंग कंट्री के बारे में बात किया जाए तो आप क्या क्या बोलोगे? सर देखो, रिलेटिव क्यों यूज करना है? क्योंकि सर अगर मैं एब्सोल्यूट यूज करूंगा तो वहां पे पॉवर्टी दिखेगा नहीं और ये क्वेश्चन आता भी नहीं है।
अपना क्वेश्चन जनरली किससे आता है, अंडर डेवलपिंग से। अब अंडर डेवलपिंग में जब आप लोग यूज करेंगे तो क्या क्या डिफेक्ट आ सकता है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट सर ये वाइड स्प्रेड को मेजर नहीं कर पाएगा। ठीक, तो सबसे पहला मेजर तो यही है कि सर वो आपको मेजर करके नहीं दे पाएगा। वाइड स्प्रेड पॉपुलेशन जो होता है, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी जो होता है वो मेजर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, पॉकेट ऑफ पॉवर्टी में एग्जिस्ट। यहाँ देखो the main defect of the relative measurement of the poverty is that it indicates the relative position of the different segment of the population in the income strata। ये क्या बताता है, ये पोजीशन बताता है, ये गरीबी नहीं बताता है, ये क्या बताता है, पोजीशन बताता है। ये लोग कहाँ लाई कर रहे हैं, खत्म हो गया। जो बिलो लाई कर गया पहला से दूसरा के, पहला और दूसरे के बीच में जो बिलो लाई कर गया वो क्या हो गया, पुअर। तो ये एक्चुअल में क्या बताता है, ये बताता है पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन। सबसे पहला पॉइंट ये डिफेक्ट है। दूसरा, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि इकोनॉमी में आपका वाइड स्प्रेड इकोनॉमी, अगर कोई डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी होगा तो अगर वहां पे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी होगा तो ये बता नहीं पाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट दिख गया आपको। तीसरा पॉइंट क्या, देखिए सर ये एब्सोल्यूट नंबर में कभी बता ही नहीं सकता, एब्सोल्यूट नंबर में कोई बताएगा नहीं, जो इसके लिए सबसे खराब है। और एब्सोल्यूट मेजर के लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट। क्यों, क्योंकि वो नंबर में बता देगा। समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चले, एक बार पढ़ ले, देख ले, कुछ पूछना है तो पूछ ले, फिर डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना जरूर। 5 मार्क्स उसके बगल में लिख लो, और जो जो अंडरलाइन किया हुआ वो याद करके जाना ही पड़ेगा। आगे चले, कोई क्वेरी है, चलिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। सर ये पॉवर्टी लाइन क्या होता है, ये बताओ, ये पॉवर्टी लाइन क्या होता है। एक लाइन होता है, जो उस पार चला गया वो जीत गया, जो इस पार आ गया वो हार गया, यही तो। सर व्हाट डू यू मीन बाय पॉवर्टी लाइन, दिस इज अ पॉवर्टी लाइन। सर हाउ विल यू फिक्स इट, एब्सोल्यूट में पढ़े हैं। एब्सोल्यूट में हम लोगों ने पढ़ा था ना, क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, मिनिमम सबसिस्टेंस रिक्वायरमेंट, देन देयर क्वांटिटी, देन वी विल मल्टीप्लाई इट विद मनी। तो हम लोग को पता चल जाएगा कम से कम कितना चाहिए, कितना रुपया चाहिए। ये क्या है, ये लाइन है, दिस इज द लाइन कि आपको 300 रुपया कमाना है हर महीना। ठीक, 300 का रिक्वायरमेंट डाल दिए। अगर आप 300 रुपया कमा लिए तो क्या हो गया, ऊपर इस लाइन को क्या बोलते हैं, पीएल, पॉवर्टी लाइन। और इसके ऊपर जो चला गया क्या नाम पड़ गया, नीचे जो पड़ गया बीपीएल। समझ में आ गया बात, इसमें कोई दिक्कत है, अब याद करना पड़ेगा, मतलब तो समझ में आ गया, याद करने वाला काम करते हैं। चलिए, ये देखिए पॉवर्टी लाइन, सबसे पहला बात क्या करना पड़ेगा, पॉवर्टी लाइन बताइए। पॉवर्टी लाइन रेफर टू द मनी वैल्यू ऑफ द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर नीडेड फॉर सबसिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। यही तो बात है। अब तो देखिए पूरा बात हम लोग क्या बोले थे, एब्सोल्यूट में यही कहानी बोले थे। ये बताओ सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमम सबसिस्टेंस। ये देखो आ गया सबसिस्टेंस, ये वाला लाइन आ गया। उसके बाद क्या चाहिए था, मनी वैल्यू चाहिए था, उसके बाद क्वांटिटी चाहिए था। देखो सब में है कि नहीं, वही वाला बात ये लोग फेर के लिखा है। लेकिन अगर आपका डेफिनेशन में ये 3 वर्ड दिख जाए तो ये भी आपका करेक्ट आंसर आएगा, ये भी आपको नंबर देके जाएगा। सर बात समझ में आ गया क्या बोले। तो पॉवर्टी लाइन क्या है सर, पॉवर्टी लाइन रेफर टू द मनी वैल्यू ऑफ द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर सबसिस्टेंस या सर्वाइवल ऑफ इंडिविजुअल। खत्म हो गया, देख लो, याद हो गया। क्या करेगा पीएल में, सबसे पहले पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है सर, पॉवर्टी लाइन रेफर टू मनी वैल्यू ऑफ द मिनिमम क्वांटिटीज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फॉर सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। पहले सर्वाइवल बोलते रहो, तुमको देखना लास्ट में खुद भी कुछ सबसिस्टेंस आ जाए। अभी बोलने में दिक्कत होगा तो सर्वाइवल बोलो, सर्वाइवल बोलो, सर्वाइवल बोलो, बाद में सबसिस्टेंस खुद भी खुद आ जाएगा। याद हो गया ना। पीएल क्या है, पॉवर्टी लाइन इज द मिनिमम मनी वैल्यू ऑफ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ
गुड्स एंड सर्विस फॉर इंडिविजुअल। क्या क्या दिख गया, समझ में आ गया? तो चलिए फिर आगे चलते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। जो इसके ऊपर चला गया, जो ये कर लिया, उसका नाम क्या? एपीएल। और जो नीचे रह गया, तो जो नहीं कर पाया तो उसका नाम बीपीएल। देखो लिखा हुआ पीपल हु कैन नॉट अर्न और स्पेंड। सर ये अर्न और स्पेंड का चक्कर क्यों दिया? अर्न और स्पेंड क्यों लिखा? जो अर्न नहीं कर पाएगा वो स्पेंड। नहीं, अर्न और स्पेंड का मैंने खेला क्या पता ना, अर्निंग और स्पेंडिंग का बात है। अब जितना तू मन करेगा उतना तो स्पेंड करे, सीधा बात है। इसीलिए दोनों को इक्वल माना है, समझ में? अगर आदमी 300 रुपए कमा रहा है तो ये अज्यूम किया जाए तो 300 रुपए खर्च भी करेगा। अब सर आप खर्च करोगे? सच में 300 रुपए खर्च करोगे? या हम लोग खर्च कर रहे हैं। सोच के देखो, अगर तुम लोग 10,000, 12,000, 15,000, 30,000 रुपए कमा रहा है, तुम लोग खर्च बहुत नहीं कर रहा, देख के बताओ। सर आपका खर्चा दो टाइप का हो जाता है बस। एक का नाम कंजम्पशन हो जाता है, दूसरा का नाम इन्वेस्टमेंट हो जाता है। ये सुनो, तुम लोग 10,000 कमाया तो मान के चलो 7,000 रुपए खाया, 3,000 कहाँ गया? बैंक पे। क्या किया? उसको इन्वेस्टमेंट नाम पड़ गया, इसका नाम कंजम्पशन किया। स्पेंडिंग तो हुआ ही, बराबर ही हुआ ना। आपका स्पेंडिंग इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? अर्निंग। दैट्स व्हाई ही हैज रिटन अर्निंग एंड स्पेंडिंग। खेल खत्म, आगे चले। तो एपीएल बीपीएल का बात कैसे डिसाइड करेंगे? सर याद क्या करना पड़ेगा? पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन क्या है बता दो चलो। पॉवर्टी लाइन क्या है? मनी वैल्यू ऑफ और देखो याद हो गया, खत्म पॉवर्टी लाइन वाला। अब देखो इसका एपीएल बीपीएल का चक्कर भी चल गया होगा। अगर जो अफोर्ड कर लिया वो कौन है? एपीएल। जो नहीं किया तो बीपीएल। अब कंसीडर द केस ऑफ पॉवर्टी लाइन इन द केस ऑफ इंडिया। और इंडिया का केस करें, अब देखो ये पॉवर्टी लाइन हर जगह अलग अलग होगा कि नहीं? मनी वैल्यू विल वेरी। मनी वैल्यू विल वेरी। क्यों सर? जो बेसिक नीड्स हैं वो भी वेरी करेगा। हर जगह पे अलग अलग गुड्स चाहिए, अलग अलग क्वांटिटी में चाहिए। अगर अलग अलग क्वांटिटी में चाहिए, अलग अलग गुड्स चाहिए, तो अलग अलग मनी वैल्यू भी आएगा। सही बात है कि नहीं? तुम तो ये नहीं बोल सकता ना इंडिया का आदमी जितना खाता है जापान पाकिस्तान का भी उतना ही खाएगा। सही बात है। अपने हिसाब से क्वांटिटी बदलेगा, अपने हिसाब से आपका क्या बदलेगा? क्वांटिटी बदलेगा, तो आपका मनी वैल्यू भी बदलेगा। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पे क्या क्या लिख रहा हूँ। कंसीडर द केस ऑफ पॉवर्टी लाइन इन केस ऑफ इंडिया। इन इंडिया इट हैज बीन जनरली एक्सेप्टेड एज न्यूट्रिशन स्टैंड पॉइंट। क्या कौन सा पॉइंट है? न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशनल, पौष्टिक आहार। मतलब एक आदमी को जीने के लिए कम से कम इतने न्यूट्रिशन चाहिए। अगर उसका बॉडी में ये ना मिलेगा तो क्या हो जाएगा? एक्सपायर। बात समझ में आ गया? उसको क्या चाहिए? कम से कम उतना न्यूट्रिशनल चाहिए भाई, न्यूट्रिशनल खाना चाहिए। तो हम लोग उसे किस में नापते हैं? कैलोरी में बोलते हैं। तो लेकिन अपने यहाँ पे क्या चल रहा है अभी? कैलोरी का भी बर्निंग चल रहा है। सब आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है? कैलोरी बर्न कर रहा है। अरे भाई आदमी को यहाँ कैलोरी मिल नहीं रहा है, ये लोग कैलोरी चला है। तो खाने कौन बोला था इतना? बर्न करना है तो दे दो इन लोगों को भी खा ले थोड़ा। दैट पर्सन शुड टेक एटलीस्ट 2 to 50। ये याद करने वाला है। एमसीक्यू 22-50 एमसीक्यू क्वेश्चन। 22-50 कैलोरी पर डे फॉर सब्सिस्टेंस। एक आदमी को जीने के लिए कम से कम 2250 कैलोरी खाना पड़ेगा एक दिन। यस, पर डे, एक दिन में आपको इतना खाना पड़ेगा 2250। अगर आप नहीं खाएंगे तो बस सीधा रास्ता पकड़ के ऊपर की तरफ। समझ में आया? तुम लोग बोला 2250 कैसे खाएंगे भाई? नापेंगे कैसे? अपने यहाँ पे कभी कोई नापते ही नहीं है, सीधा बात है। अपने लोग यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जो बेटा खा है कैलोरी वैलोरी के भाव में। ठीक, तो चावल मिला खा लो, रोटी मिला खा लो, बिरयानी मिला खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पता कब चलता है? एक पॉइंट के बाद, जब थोड़ा फैलना शुरू हो। एक पॉइंट के बाद पता चलता है अरे ये तो कैलोरी वाला कॉन्सेप्ट है। हम तो 2250 खा देते, लेकिन तो 2250 का रिक्वायरमेंट है। हाँ तो ले लेते 1000। क्या बोलते 1000? 10,000, 800, 8000 ज्यादा चल रहा है भाई। अब वो 8000 कहाँ जाएगा? वो कैलोरी तो बॉडी में जमेगा यहाँ, और वो 8000 कैलोरी जो जमेगा वो किस फॉर्म में जमेगा? फैट के रूप में जमेगा, खुल जाएगा। चल आगे चला जा। अब 2 to 50 याद रहेगा। बेसिक कितना न्यूट्रिशन चाहिए एक आदमी को जीने के लिए? 2250। ठीक है, ये जनरल है, जनरल। सबसे पहला बात बोलो, ये जनरल है। जनरली
2250 चाहिए। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ, पर डे फॉर द कैलोरीज रिक्वायर्ड मे बी फुलफिल्ड बाय द कंज्यूमिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ द वेरियस कमोडिटीज। सही बात है। अब 2250 चाहिए तो कोई भी कुछ भी खा सकता है। जैसे हम लोग यहाँ पे चावल भात खा के काम चला लेते हैं, चावल दाल, तो वहीं पर राजस्थान में जाओ तो लोग क्या क्या खाता है, बॉम्बे जाओ तो वड़ा पाव खाता है। यही तो अपने लोग के यहाँ पे सब अलग अलग चलता है। सबको क्या चाहिए, 2250 कैलोरी चाहिए। अब आप अपने लोग तो 2250 पे तो सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते, वी नीड मोर, ये दिल मांगे मोर। ये तो अब देखो वो कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी यूज करेगा, कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी यूज करेगा जिससे उसका क्या आ जाए, 2250 का कैलोरी आ जाए। दिस मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज रिगार्डेड एज द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया फॉर द मीडियम टर्म। ये वाला बात तो समझ में आ गया होगा, वही वापस से वही लाइन छेप दिया है। पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दिस अमाउंट ऑफ कंजम्पशन आर कंसीडर्ड टू बी पुअर, और जो कर लिया वो कौन, नॉन पुअर। पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड दिस अमाउंट कंजम्पशन पुअर, दे आर सेड टू बी लाई बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। तो बीपीएल अगर कोई पूछ ले, डिफाइन बीपीएल क्या बोलेगा, शुरू कहां से करेगा, सबसे पहले पॉवर्टी लाइन डिफाइन करेगा, उसके बाद द पर्सन हु कैन नॉट अफोर्ड दिस इज नोन एज एन बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑन द अदर हैंड पर्सन हु कैन अफोर्ड दिस एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन आर नॉट, रिच नहीं लिखा है, पुअर है, नॉट पुअर है, क्योंकि रिच तो भाई छोड़ दो, वो लोग का कैलोरी 22 से शुरू ही नहीं होना, वो लोग का कैलोरी 22 के बाद 12-13 हजार चला जाएगा। They are said to be above the poverty line according to the Planning Commission of India। कौन सा कमीशन है ये, प्लानिंग कमीशन का दूसरा नाम क्या है पता है, नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का दूसरा नाम है नीति आयोग। अब देखो प्लानिंग कमीशन है, इंग्लिश में बोल रहा है, हिंदी में नीति आयोग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, नीति, कमीशन का मतलब आयोग। समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आता है तुम लोग को, प्लानिंग कमीशन का मतलब नीति आयोग भी लिख के दे सकते हैं, तो याद रखना प्लानिंग कमीशन के बगल में लिख दो नीति आयोग। अब ये नीति आयोग कैसे लिखे, अरे हिंदी में लिखना है तो लिखो, वरना इसे लिखो नीति आयोग। आई यार रुक चल लिखे थे, IOIOG जी है नीति आयोग। खत्म हो गया। अब देखो नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन है देश का, जो प्लान करता है अपने देश का भविष्य में क्या क्या चीज होने वाला है, उसका प्लानिंग कौन करता है, नीति आयोग करता है, दैट इज प्लानिंग कमीशन। वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है 1960 में और 1961 में, 1961 में एक आदमी को कम से कम जीने के लिए 20 रुपया चाहिए होता था एक महीना। माय गॉड, लिमिट याद करना पड़ेगा। 1961 में एक आदमी को जीने के लिए कितना रुपया चाहिए होता था, 20 रुपया, 20 रुपीज। और अभी बस का भाड़ा उतना निकल जाता है जिएंगे का, ठीक कि नहीं, समझ में आ गया। तो सर कोई क्वेश्चन आता है 1961 में आपका मिनिमम पैसा कितना था, पर कैपिटा इनकम, पर मंथ पर कैपिटा इनकम कितना होना चाहिए था, 20 रुपया। देख लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगर जो आदमी 20 रुपया कमा लेता था कौन था, बड़ा आदमी, और जो नहीं होता था खत्म। अभी के युग में ये 20 रुपया बहुत ज्यादा आगे आ चुका है। ये 20 रुपया ना रहा, जो 20 रुपया 200 रुपया के पार, 2000 रुपया इवन बोल सकता है, तो 20 रुपया 2000 बन चुका है। अब तुम लोग ये वाला बात है, तुम लोग को ये चीज समझ में आएगा कि पहले का जो बुजुर्ग होते थे वो क्यों बोलते थे कि 20 का बादल नहीं देता, हम सब्जी बोले। समझ में आ गया वाई, क्योंकि एट दैट टाइम द वैल्यू, जो भी प्रोडक्ट का दाम होता था ना वो भी कम होता था। बाय यूजिंग अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मनी यू कैन गेट अ वेरियस कमोडिटी। लेकिन आज के दिन में देखो द प्राइसेस आर गोइंग, ओ माय गॉड, कुछ के नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। सही बात, एथेटिक कंडीशन हो चुका अपने देश का। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये इन्फ्लेशन है। तुम लोग को प्रॉब्लम, अपने लोग को प्रॉब्लम क्यों होता है पता है, अपने लोग को प्रॉब्लम ये होता है कि चीज का दाम जिस स्पीड में बढ़ता है, अपना सैलरी उस स्पीड में नहीं बढ़ता। अगर सैलरी भी उस स्पीड में बढ़ना शुरू हो जाए तो जिंदगी थोड़ा आराम रहे। चलिए ठीक है, ये 20 रुपए वाला चक्कर समझ में आ गया होगा। ये 20 रुपए याद होगा तुम लोग को। और कैलोरी कितना चाहिए, 2250, और पैसा कितना चाहिए, किस साल का, 1960 याद रहना चाहिए। क्यों, अपना गंजी में लिखा रहता है 1960, गंजी में लिखा रहता है ना 1960, 1965। चलिए ठीक है, यहां तक काम खत्म। Thus in India poverty has been defined at the basic minimum level. We know that poverty may define at two levels,
one is at basic minimum level and the other is a desirable level. ठीक है. In India, while defining the poverty, the concept of basic minimum level has been used. अपने यहाँ पे क्या यूज करते हैं? बेसिक मिनिमम लेवल, मतलब कम से कम जीने के लिए जो चीज चाहिए उसी को हम लोग यूज करते हैं. तो डिजायरेबल लिमिट के बारे में जानने की कोई आवश्यकता है नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसे इग्नोर मारिए. This is quite reasonable since the attainment of the minimum level of living is the first and the foremost problem in India. After attaining the basic minimum level of living, she can try to attain the desirable level of living. सही बात है. टोटल का चक्कर नहीं समझ में आया फिर आखिर नहीं समझ में आया. अब मेरा बात सुनो. एक आदमी सबसे पहले क्या चाहेगा? सबसे पहले वो जिएगा, उसके बाद तो वो शौक पालेगा, लेकिन पहले वो शौक पाल के बैठे हैं. तो जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, जिसका नाम है बेसिक नीड्स. तो पहले उसे बेसिक नीड्स फुलफिल करना पड़ेगा. जब एक व्यक्ति बेसिक नीड्स फुलफिल कर लेता है, उसके बाद ही तो वो सोचेगा बेसिक नीड्स हो गया, अब अपने को कपड़ा खरीदना है. अपना जो कपड़ा होगा ना वो चेक होगा. नहीं तो अपना जो शर्ट होगा व्हाइट चेक्स होगा, नहीं तो पैंट जो होगा ऐसा टाइप होगा, जूता जो होगा वैसा टाइप होगा, फलाना डिम्पल. वो कब है? वो दूसरा फेज में. उसे क्या बोलते हैं? डिजायरेबल नीड्स. जैसे कौन करता है डिजायरेबल नीड का खेला? डेवलप कंट्री. अगर वो व्यक्ति गाड़ी का खेला तो बाद में शुरू होता है, पहले खा ले, उसके बाद गाड़ी डिसाइड करें कि अपने पास क्या चाहिए, होंडा सिटी चाहिए या मर्सिडीज चाहिए. वो क्या है? वो डिजायरेबल लेवल है. अगर आप होंडा सिटी अफोर्ड कर पाए, अगर आप दुबई में जाके आप बोलेंगे मैं होंडा सिटी चलाता हूं, तो आपको क्या बोला जाएगा? या खुद ही बोल दो मैं गरीब हूं. यही तो बात है. लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर इंडिया में तुम ये बोलो, इंडिया में बोलो मेरे पास होंडा सिटी का, चलो भाई बैठिए आइए बैठिए. समझ में आ गया खेला क्या बता रहे हैं? अब तुम लोग एक इंसिडेंट बताया अपने यहाँ का ही खेला, देखो तुम लोग सोच के बताओ. पहले का जुग बोले तो ज्यादा पुराना नहीं है, करीब 30 साल बैकवर्ड जाओ. दैट इज 1980s 1960s में अगर तुम लोग पहुंचे, 1980s 70s में पहुंचेगा, तो वहां पे ये माना जाता था गांव में कि जिस व्यक्ति के घर में रेडियो है, जिस व्यक्ति के घर में साइकिल है, वह बहुत अमीर आदमी है. अब आज सोचो किसी व्यक्ति के घर में क्या है? रेडियो है. किसी व्यक्ति के घर में क्या है? साइकिल. बताओ वो क्या है? समय का खेला है. समझ में आ गया? क्या अवस्था है ना. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर आपके पास आ गया है कैलोरीज. अब देखो ये कैलोरीज समझना पड़ेगा. डिजायर्ड लेवल ऑफ लिविंग. वी मे ऑल्सो कंसिडर द पॉवर्टी लाइन फॉर द रूरल एंड अर्बन एरिया सेपरेटली. रूरल एरियाज, अर्बन एरिया. मेरे को एक बात बताओ, इधर देखो, किसको ज्यादा कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? रूरल वाले को कि अर्बन वाले को? अर्बन वाले को ज्यादा कैलोरी की दरकार है. एक बात सोचो, कॉमन सेंस लगाना. यहाँ पे सारा का सारा चीज लॉजिक पे चले, एकदम कोई गैस वैस मत. एक देखो, सबसे ज्यादा फिजिकल वर्क कौन करता है? रूरल आदमी करता है कि अर्बन आदमी करता है? रूरल वाला करता है ना. वो लोग सबसे ज्यादा फिजिकल वर्क करता है. क्यों? खेती बाड़ी सबका काम उन लोग का. ज्यादातर मजदूरी करते हैं वो लोग. बहुत ही कम पोर्शन ऑफ द जो भी आता है. लेकिन ये बात गलत है कि हम बोल रहे हैं कि वो लोग खाली मजदूरी करता है. एक्चुअल में तुम लोग देखेगा तो जितने बड़े बड़े ऑफिसर भी आते हैं ना, सब वहीं से. लेकिन वो क्या है पता है? मेजॉरिटी पॉपुलेशन का एक छोटा सा फ्रैक्शन. समझ में आ गया? इसीलिए अपने लोग जो कैलकुलेशन पे बैठ रहे हैं, तो वी आर टॉकिंग कि उनका वर्क क्या होता है? फिजिकल ज्यादा काम करता है. तो जो व्यक्ति ज्यादा फिजिकल काम करेगा, उसका कंजम्पशन क्या होगा? ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा. वेयरएज अर्बन पीपल जो काम करता है, वो कौन सा काम ज्यादा करता है? अपने लोग ज्यादातर मेंटल काम करते हैं. ये तो लैपटॉप के सामने बैठ गए, टपाटप रखते रहो, लिखते रहो. नहीं तो अपने लोग यही काम करता हो तो कुछ नहीं करते. तो सर यहाँ पे आप लोगों का क्या अवस्था चलता है? यहाँ पे क्या आपका कैलोरी ज्यादा लगता है? सोच के बताओ. यहाँ पे आप लोगों का कैलोरी ज्यादा लगता है? नहीं. समझ में आ गया? कैलोरी ज्यादा कहाँ लग रहा है? रूरल में. कम कहाँ लग रहा है? अर्बन में. अब सर अपने पास लिमिट है. यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया है. बोलता है कहाँ जा रही है? देखो, द अर्बन एरिया सेपरेटली इट वॉज एस्टिमेटेड द मिनिमम डेली कैलोरी इनटेक ऑफ रूरल पर्सन इज 2400. कितना दिया है? Whereas अगर आप अर्बन के बारे में बात करेंगे तो कितना है? 2100. ये वाला कैलोरी कब का है?
ये वाला कैलोरी 1999 2000 का, ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ये 2000 का जो क्या होता है इसको बोलो ना, क्या बोलते हैं इसके इंग्लिश में, क्या बोलता है काउंटिंग जो होता है ना, उस इंग्लिश में क्या बोलता है, जनगणना को क्या बोलते हैं, सेंसस। 2019 और 2000 में जो सेंसस हुआ था उसके बेसिस पे ये वाला फिगर, समझ में आ गया। 2100 2400 कब का है, 1999 2000। अब देखो ये तो आपका कैलोरी वाइज आ गया। अब सर अर्निंग वाइज देख लो, तो ये बताओ सबसे पहला बात, इधर देखो मेरे तरफ, खर्च ज्यादा कहाँ हो, गांव में होगा कि शहर में? शहर में ज्यादा खर्च होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ ही हाई है। यहाँ पे देखो लिमिट, देखो आपको लिमिट जो कहाँ ज्यादा मिलना चाहिए, अर्बन में ज्यादा लिमिट मिलना चाहिए और शहर गांव में थोड़ा कम मिलना चाहिए, दैट इज रूरल एरिया। पढ़ के देखो क्या क्या लिमिट दिया हुआ, ये किसके लिए है, रूरल के लिए है 328, वेयर एज अर्बन के लिए कितना दिया गया है, ठीक है। ये सारे जितने भी पॉइंट्स आपको बोले हैं अभी तक, वो सारे के सारे याद करने वाले मटेरियल्स हैं, याद होगा। सबसे पहले क्या पढ़ा था, 2250 2250 क्या था, कैलोरी किस साल में, 1960 61 का, ठीक। दूसरा क्या पढ़े, 20 रुपए वाला खेला पड़े थे, ठीक। तो कब का है, 1960 का ही है, वहां पे हम लोग को 20 रुपया पड़ता था। वही वाला चीज को इधर देखो, वो दो चीज तुम लोग को याद है, उसको एक तरफ रखो, उसके सीन में 1990s का और 2000 का फिगर लिखे। पहले जीने के लिए 20 रुपया पड़ता था, अभी जीने के लिए कितना चाहिए, अभी नहीं, मतलब 1990 और 2000 का फिगर के सामने लाओ, कितना लिखा, 328 और 454, और कैलोरी कितना चाहिए, 2400 और 2100। याद हो गया, याद हो गया दोनों, कैसे याद करना है, एक अगर याद हो जाएगा तो बाकी दोनों भी इससे लिंक करके याद करना। क्या है, 22 50 20, यहाँ पे कितना है, 24 से 2100, 454 और 328, खत्म हो गया। ये कौन सा था, ये सर अपना देश का हिसाब। अब सर अपना देश के साथ साथ गरीबी तो पूरा नेशन वाइज पूरा वर्ल्ड भी नापेगा, जब वर्ल्ड नापा उसका नाम क्या निकला, देखो नेशनल इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अब इसको तुम लोग क्या बोल सकते हैं, सर आईपीएल है। देख लो क्वेश्चन में, व्हाट डू यू मीन बाय आईपीएल, बस लिख देगा। आईपीएल इज अ क्रिकेट लीग स्टार्टेड बाय बीसीसीआई इन 2007 2008 where 8 team या 10 team participate to win a cup। ये सब लिख क्या देना है, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। अब ये बताओ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे, पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या आता है, जो बताता है बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए जितना पैसा लगता है वो। अब ये कौन डिसाइड करेगा सर, ये तो कोई एक देश तो डिसाइड नहीं कर सकता, सबको मिलकर करना पड़ेगा। उस देश का नाम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ यूएनडीपी। समझ में आ गया, यूएनडीपी करेगा क्या, आईपीएल। और कितना था देख लो, ये डिसाइड कितना किया था, $1। तो $1 का चक्कर में कुछ ज्यादा ही डॉलर, $1 पे मार्किंग कर लो। हाँ तो कौन सा साल है वो भी देख लो, अभी $1 में जिंदगी ना जिया जाएगा, वो 1985 का है। $1985 का प्राइसेस का मतलब प्राइस लेवल उस टाइम, अभी का प्राइस लेवल बहुत हाई है। अगर तुम लोग को मैं जनरल बात बताना चाहूँ तो तुम लोग को ये पता चलेगा 2001 में जो 100 रुपया था ना, आज उसका दाम कितना पता, 300 रुपया, 317 रुपया। वियतनाम में जाने से कहाँ पे, वियतनाम, वो कहाँ पे है भाई, वहाँ पे इंडियन मनी का वैल्यू बहुत है। वियतनाम, ओह माय गॉड, तुम वियतनाम जाएगा तो इंडियन मनी का वैल्यू ज्यादा है, तो वहां पे प्रोडक्ट का दाम भी तो ज्यादा होगा। सोच के बताओ, प्रोडक्ट का कॉस्टिंग का कम पड़ता होगा, प्रोडक्ट का जितना कॉस्ट है वही है, खाली नंबर का नाम, नोट्स का नाम बदल गया। तुम जब इस हिसाब से बात बोलेगा तुम लोग क्या करोड़पति साबित हो जाएगा अगर तुम जिम्बाब्वे चला गए। जिम्बाब्वे में 3 करोड़ रुपए लेके जाना पड़ता है एक टमाटर खरीदने के लिए। हाँ, एक टमाटर खरीदने के लिए 3 करोड़ रुपया। अरे भाई क्या बात बोल रहे थे, पागल आदमी।
एक्चुअल में लगता है उतना करोड़ लगता है वहां पे, एक थम्सअप का बोतल का 3 करोड़ रुपया लग जाएगा, 4 करोड़ रुपया लग जाएगा। एक्चुअल फैक्ट सुन लो, ये करोड़ का खेला क्यों है, क्योंकि जिम्बाब्वे का जो इकोनॉमी है ना वो पूरा क्रैश इकोनॉमी। वहां पे वो लोग इतना धड़ाधड़ पैसा छाप दिया, इतना धड़ाधड़ पैसा छाप दिया कि मनी सप्लाई इतना ज्यादा हो गया, हद से ज्यादा हो गया, जिसके कारण अचानक से सारा प्राइसेस, अब जब प्राइस हाई हो गया तो उसको मैनेज कैसे करेगा, तो लास्ट में 3 करोड़ रुपया गाड़ी में लॉरी में लेके जाएंगे एक टमाटर खरीदने के लिए। तो उसको क्या किया गया पता है, वो लोग अपना नोट्स का डिनोमिनेशन बदल दिया। वहां पे 10 रुपया 5 रुपए का खेला नहीं होता, वहां पे जो नोट छपता है वो ट्रिलियन में छपता है, 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन। समझ में आ गया क्या बोले, देख लो ये समझ में आ गया, पूरा याद हो गया होगा अभी तक। अब देखो सर यहाँ पे पॉइंट क्या है, स्टडीज ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। हाँ नहीं करवाइए ना, हम बग देते थोड़ा बोल देते, सुन ले कि स्टडीज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया का मतलब क्या, हमको पता है फालतू टॉपिक, लेकिन फिर भी बताना पड़ेगा। अब ये क्या है, स्टडी ऑफ पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है ना, टाइम टू टाइम हमारे देश में वेरियस काइंड ऑफ कमीशन को स्टेबलाइज किया जाता था, जिसका मुख्य उद्देश्य ये होता था कि देखिए कि आपका जो कंट्री है उस कंट्री में देखिए कि गरीबी का क्या समस्या है, समझ में आ रहा है। तो गरीबों का जो प्रॉब्लम होता है उसे देखने के लिए कमीशन को गठित किया जाता था, जो आदमी हर बार क्या करता था, अपना एक रिसर्च करता था, रिसर्च करने के बाद वो क्या करता था, एक रिपोर्ट को सबमिट करता था, और ऑन द बेसिस ऑफ दोज रिपोर्ट्स हम लोग क्या करते थे, कोई डिसीजन लेते थे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीज है, सबसे पहला किसका स्टडी है, देखो डांडेकर्स एंड राट, मैंने की जो बोली है, देखो ये तुम लोग किया है, दिख रहा है तुम लोग को, ये रीडिंग मटेरियल एक बार पढ़ लेना, एक बार तुम लोग पढ़ लेना, मेरे पास अगर टाइम मिला ना तो मैं इसका समरी करके दे दूंगा, क्या क्या ये मतलब ज्यादा जानने वाला है, ठीक है, इसका मैं समरी एक बार बना दूंगा तुम। स्टडी ऑफ बर्धन, एस्टिमेट्स ऑफ आलूवालिया, आलूवालिया अब टाइटल है, ये सारे स्टडीज को देख लो, ये सारे स्टडीज को हम अभी बता नहीं रहे हैं, तुम लोग एक बार रीड कर लेना, अगर मेरे से हो पाए तो मैं समरी बना के तुम्हें दे दूँ। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या क्या खेला है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए कॉज ऑफ वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया, ये रहा 5 मार्क्स का क्वेश्चन। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन, एक बार पॉइंट देख लो तो कितना है, क्वेश्चन में देख लो तो कितना याद करना है, फिर बोलेगा 5 मार्क्स का तो कितना याद करेगा, पांच मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट याद करेगा और तुम 5 पॉइंट लिखेगा ना, यू विल गेट व्हाट 3। अगर तुम 10 लिख दिया ना, तो 10 लिख दिया तो प्रॉब्लम क्या बता, तुमको बताया 10 अगर तुम लोग लिख दिया तुम्हारा टाइम का, तुम लोग को ऐसा मैनेज करना पड़ेगा कि सुनो इसका पैटर्न बता रहा है, 5 पॉइंट एकदम सॉलिड लिखो और 3 पॉइंट जनरल, एकदम पूरा आग जैसा लिखो, कुछ दिखेगा सट आग जैसा लिख देना, जस्ट फायर। अब चले आगे, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, गरीबी का सबसे मुख्य कारण क्या है, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अरे भाई नेशनल इनकम लो कैसे हो सकता है, नेशनल इनकम लो कैसे हो सकता है, अब ये बताओ नेशनल इनकम को मेजर किससे करते हैं, पता है, नेशनल इनकम इज जनरली मेजर इन टर्म्स ऑफ बाय यूजिंग जीडीपी, यही तो जीडीपी। अब जीडीपी का मतलब क्या होता है सर, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कम है तो इनकम क्या है,
और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो इनकम क्या है? तो सर ये जनरली किसके साथ लिंक्ड है, सोच के बताओ। इनकम किसके साथ लिंक्ड है? प्रोडक्शन के साथ, यही तो। अगर आपके देश में प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इनकम ज्यादा होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे पढ़ के देखिए क्या लिखा है, द नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज कंपेयर्ड टू हर नेचुरल रिसोर्सेज इज वेरी लो। The volume of gross domestic product compared to the total population is low. This is one of the major reason behind the poverty of India. सबसे पहले बात क्या बोल रहे हैं, जीडीपी लो है इसलिए इनकम आपका लो है। तो अगर आप लिखोगे इस पॉइंट को लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, लो जीडीपी मतलब लो नेशनल इनकम, ठीक है। ये वाला पॉइंट थोड़ा दिमाग में रखना, इस पॉइंट को मैं लिंक करूंगा। उसके बाद है लो रेट ऑफ ग्रोथ। ये ग्रोथ रेट क्या होता है सर, नाम सुना है कभी ग्रोथ रेट? देख ग्रोथ दो टाइप का चीज होता है ना, एक जीडीपी का भी तो ग्रोथ होगा। अगले साल 100 रुपए का सामान बना था, इस साल भी 100 ही बनाएगा, कुछ तो बढ़ाएंगे। अगले साल 100 बनाए थे, इस बार 102 बनाएंगे, अगले बार 104 बनाएंगे, उसके बाद 106 बनाएंगे। तो ये क्या दिखाता है, दैट यू आर ग्रोइंग, योर इकोनॉमी इज ग्रोइंग। 2% करके हर बार बढ़ रहे हैं, यही तो। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर सोचो, आपका ग्रोथ तो हो रहा है 2% करके आप दिखा रहे हो, लेकिन आपका पॉपुलेशन बढ़ रहा है 4%। अब बताओ एक्चुअल में क्या ग्रोथ हो रहा है? तुम ग्रोथ दिखा, तुम बोल रहा 2% ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया। अरे भाई तुम 2% ज्यादा प्रोडक्शन किया, तुम्हारा पॉपुलेशन 4 आदमी से बढ़ गया, कहां तुम बढ़ाया, प्रोडक्शन कहां हुआ है? एक्चुअल में देखो तुम्हारा प्रोडक्शन अभी भी 2 आदमी के लिए नहीं है। और तुम इसको सोच के बताओ तुम्हारा इनकम क्या होगा? तुम्हारा जो प्रोडक्शन है, तुम्हारा जो इनकम है वो क्या है, कम है कि ज्यादा है? कम हो जाएगा ना, यही तो कम हो गया ना, नेशनल इनकम अब कम होने लग गया है। आपका पॉपुलेशन ज्यादा है, नेशनल इनकम कम है, डिवाइड कीजिएगा, योर वैल्यू विल बी आल्सो लेस, ठीक। तो 10 आदमी का कमाई, और अगर मानो 10 आदमी मिलकर 100 रुपया कमा रहा है, अभी अगर पॉपुलेशन बढ़ गया 14 रुपये हो गए, तो बताओ क्या हो जाएगा, 100/14 करना पड़ेगा। यू विल सी दैट नेशनल इनकम इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। लेकिन वहीं अगर आपका पॉपुलेशन 8 हो जाए तो यू विल सी दैट द वैल्यू इज इंक्रीजिंग, तब से वो बढ़ गया 12.5 रुपया हो जाएगा, ऐसा टाइप। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले नेशनल इनकम समझ में आ गया होगा, ग्रोथ रेट का मतलब क्या है समझ में आ गया होगा। उसके बाद अपना नाम क्या है, फॉल्टी प्लानिंग। ये फॉल्टी प्लानिंग क्या होता है सर? प्लानिंग कौन करता है? अभी का नाम बताइए, क्या नाम था, क्या नाम बोले थे? नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन। अगर प्लानिंग कमीशन अगर आपका प्लानिंग ठीक से ना करेगा तो देश कैसे चलेगा भाई? कैसे, क्या बोल रहे? अगर सोचो क्रिकेट चल रहा है, अगर धोनी अच्छे से प्लानिंग नहीं करता तो वर्ल्ड कप जीत पाते? तो प्लानिंग कमीशन कौन था? धोनी। एग्जीक्यूशन से किससे कराई? 12 प्लेयर जो खेल रहा था, मतलब 11 प्लेयर जो खेल रहा था उन लोग से एग्जीक्यूशन कराया। अगर बताओ उस दिन अगर किस्मत खराब होता, उस टाइम धोनी ना उतरता, क्या होता सोचो। प्लानिंग कमीशन का एग्जीक्यूशन है। अब ये बताओ, यही वाला चीज अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े, अगर अपना देश का प्लानिंग के टाइम अगर प्लानिंग कमीशन जो है वो कुछ डिसीजन ऐसा ले रहा था जो अपने देश के लिए फेवरेबल नहीं है, तो अपना देश का क्या हाल होता, घंटाधार हो जाता। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, our planners stress mainly on the output growth at least up to the 4th plan. No direct measure were adopted to remove the poverty. मतलब poverty के ऊपर कोई कंसिडरेशन नहीं था, poverty नहीं देखना है। We were just focusing on what, कि ज्यादा से ज्यादा सामान बनाना, गरीबी मत देखो। सामान बनाते चक्कर में लोग क्या बनाना शुरू कर दिया, इंसान भी बनाना शुरू। सामान भी बन रहा है, इंसान भी बन रहा है, एज ए रिजल्ट पोवर्टी भी बन रहा है। समझ में आ रहा है क्या बोले? तीनों चीज बनना शुरू कर दिया, खेल खत्म हो गया। Only in the recent plans, various poverty eradication programs have been adopted. अभी क्या किया गया है, पोवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन those program is also not favorable for us. इतने सारे प्रोग्राम तो लिख दिया है, मनरेगा है, फलाना में फलाना नीति का नाम पे कुछ निकाल दिया है, राजीव गांधी है, इंदिरा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, प्राइम मिनिस्टर है। ओ भाई इतना सारा स्कीम है, तभी भी गरीबी कहां से है भाई? इतना स्कीम होने के बाद भी गरीबी है। सर रीजन क्या है पता है? एक्चुअल में इस तरह जितने भी स्कीम आए हैं ना, वो फायदे उसी को पहुंचाते हैं जिस पार्टी से वो है, बस यही खेल है। और आगे देखिए मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। ये मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब पता है? बेरोजगारी। अगर आपका देश का ज्यादा से ज्यादा आदमी लोग काम नहीं करेगा
तो गरीबी होगा, ऑब्वियस सा बात है। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, अब देख लो अगर पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, क्यों, कंपटीशन बढ़ जाएगा, आदमी लोग छंटनी पे जाएगा। ठीक, इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस राइज इन प्राइस। अब देखो जब राइज होता रहेगा प्राइस तो क्या होगा, उसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन में क्या होता है पता है? इन्फ्लेशन में ये होता है आदमी का परचेजिंग कैपेसिटी कम जाता है, क्योंकि चीजों का दाम बढ़ गया है, उसका परचेजिंग कैपेसिटी कम जाएगा। अगर उसका सुनना, परचेजिंग कैपेसिटी कम जाएगा, सही बात बोला, डिमांड भी कम जाएगा। अब देखिए पॉइंट अगर ये बोल दिया, छेड़ दिया, तो चलो इसको लिंक करते हैं। सबसे पहले बात सुनो, एक चीज देखो, इन्फ्लेशन हुआ, घटा क्या? परचेजिंग कैपेसिटी। जब परचेजिंग कैपेसिटी घटा तो क्या होगा? डिमांड कम होगा। अगर डिमांड कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी कम होगा, जीडीपी कम होगा तो इनकम कम होगा। ये एक पूरा प्रोडक्शन वाला पार्ट था। अब दूसरा देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा? इनकम कम होगा, इनकम कम होगा तो क्या होगा? पॉवर्टी आ जाएगा। लिंक दिखिए। अब सर इसके बाद वाला देखिए क्या है, इन्फ्लेशन से एक्चुअल में क्या होता है? प्राइस लेवल बढ़ जाता है। इससे क्या होता है? आदमी का जो कैपेसिटी होता है ना खरीदने का, वो गिर जाता है। जब आपका परचेजिंग कैपेसिटी गिर जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? बिलो पॉवर्टी लाइन खुद ब खुद गिर जाएंगे। तो कुछ दिन पहले तक आप एपीएल थे, लेकिन अभी क्या होगा? बीपीएल। हम लोग अगर देखेंगे, अच्छे से कंसिडर करेगा तो तुम लोग देखेगा कि कोरोना से पहले का जो आदमी अमीर था, कोरोना के बाद वो बीपीएल में चला। कुछ नहीं किया। लैक ऑफ कैपिटल, ये कैपिटल का मतलब पता है क्या होता है? कभी नाम सुना है कैपिटल का? कैपिटल का मतलब क्या होता है बता? पूंजी, स्टार्टिंग मनी जो लगाना पड़ता है बिजनेस में। अपने देश में कैपिटल है ही नहीं, कहां गया? लेके भाग गया सब। कभी मालिया लेके भागा, कभी मोदी लेके भागा। अब नरेंद्र मोदी नहीं भाई, नीरव मोदी था। लैक ऑफ कैपिटल, समझ में आ गया? कैपिटल का मतलब समझ में आ गया? बैंकों के पास पैसा नहीं है कि वो लोन दे पाए। अगर लोन नहीं देगा तो क्या होगा? सब प्रोडक्शन भी नहीं होगा। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब पता है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिग बिग बिल्डिंग, बुनियादी सहायता, बुनियादी सुविधा, मतलब जो बेसिक नीड्स होते हैं किसी भी डेवलपमेंट के लिए। अपने देश में देखो आजकल तुम देखेगा अभी बहुत सारे ऐसे अपने स्टेट्स हैं जहां पे अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। बड़े बड़े कंपनी वहां पे सेटअप ही नहीं हो सकते। क्यों सर? कंपनी तक पहुंचा ही नहीं जा पा रहा है। रीजन क्या है? रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता बड़ा बड़ा हुआ, और बड़ा लड़ जाता है तो चक्का फंस जाता है। कंपनी चलेगा कहां से? इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? ये सब चीज को क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ में आ गया? अगर ये सब चीज नहीं मिलेगा तो कोई भी बिजनेस चलेगा? अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, और इनकम नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा? अब इनइक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब बताओ इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है? एक जन के पास 100 रुपया है, एक जन के पास 1 रुपया है। अगर अपनी इकोनॉमी में 200 रुपया है ना, तो एक आदमी 195 रुपीज लेके बैठा हुआ है, 10 आदमी 5 रुपया लेके। क्या बोले? समझ में आया? नहीं समझ। अपने देश का अगर तुम इनकम देखेगा, वेल्थ देखेगा, तो अपने देश का जो टोटल वेल्थ है ना, वो सिर्फ 5% पॉपुलेशन के हाथ में करीब करीब 95% ऑफ वेल्थ है। अपने देश में अगर 100 रुपया है तो उस 100 रुपया में 95 रुपीज एक दो आदमी होल्ड करके बैठा हुआ है। वेर है बाकी का जो 5% है, कितना आदमी होल्ड किया पता है? 95% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब 95 आदमी देश का 5% वेल्थ लेके बैठा हुआ है। अभी बताओ इससे क्या दिखता है? इनइक्वालिटी दिखता है। डिवाइड करके देखो, एक आदमी 5 रुपया लेके बैठा, उसका इनकम 5, बाकी का इनकम कितना है? 95, 5 डिवाइडेड 95, सोच के बताओ कितना है? डेसिमल से भी डेसिमल, पहले खत्म खेल। समझ में आ गया? अब यही भी कारण होता है जिसमें क्या दिखता है? पॉवर्टी। क्यों? अगर वो 95 रुपीज जो उसके पास पड़ा हुआ है, अगर उसको बांट लेता तो
यही तो, अगर वो 95 भी सब में बांट लेता तो सबका क्या होता, इनकम बराबर हो जाता, तो कोई गरीब रहता ही नहीं। समझ में आया? उसके बाद क्या देखो, इनएडुकेट एंड फॉल्टी प्रोग्राम ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन। ये पॉवर्टी एलिवेशन का मतलब पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम को शुरू किया गया था। जो प्रोग्राम शुरू तो कर दिया कंपनी के नाम, मतलब गवर्नमेंट ने वोट लेने के लिए शुरू तो कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया पता है, शुरू होने के बाद उसका एग्जीक्यूशन ठीक से ना हो पाया। सब अपना अपना फायदा देखने लग गया, एक्चुअल में जिसको जिसको फायदा पहुंचाना था उसके पास वो ना पहुंचा, उसको छोड़ के सबको पहुंच गया। समझ में आ गया? और 20 रुपये ऊपर से छोड़ा तो जो गरीब के पास है 5 पैसा मिला, बाकी गायब, मैनिश, कहाँ गया? वो चेन जो बना था उस चेन में गायब। समझ में आ गया क्या? और कुछ है? अब देखो, मेन प्रोग्राम फॉर पॉवर्टी एलिवेशन, इसको रीड करना है। कोई भी रीड करके कोई भी 5 प्रोग्राम लर्न भी करना है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मनरेगा। मनरेगा को याद करो, ठीक है? मनरेगा, MANREGA। अच्छा, आपका फुल फॉर्म जरूर याद करना है, एमसीक्यू में दिख जाता है कहीं ना कहीं। अब देखो यहाँ पे MNP लिखा हुआ है, SFDA, MFEL, DPAP, क्या है DPAP, एम्फल, चल एक पॉइंट और है, पॉवर्टी पूरा खत्म कर लेंगे, इसको रीड करना है, 10 मिनट का टॉपिक, खत्म करके छोड़ो। क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, कितना पेज है बताने में? नहीं, हम तो करा दे, खत्म कर देते हैं इसको। 284 का लास्ट पॉइंट एक। अब देखो यहाँ पे क्या बात बोल रहा, सुन लो। सबसे पहला बात सुनो, इधर देखो, आप लोगों को ये पता है कि देयर आर द वेरियस प्रोग्राम्स वी आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी। पॉवर्टी हटाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स को लाए गए, लेकिन वो कभी भी सक्षम ना हो पाए पॉवर्टी को हटाने में, कुछ हद तक भी ना हो पाए। कुछ हद तक भी तो हो जाता तो मान लेते, 5% 10% भी हो जाता, एक्चुअल में वो हो ही नहीं पाया। क्यों? उसका असेसमेंट करना है। उस असेसमेंट में कहाँ गया भाई, लिखा हुआ, रुक जा हम बता देता तुम्हें, यहीं से पढ़ लो। अब देखो, जब क्रिटिकल असेसमेंट हम लोग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले बात देखना पड़ेगा कि वो एलिवेट क्यों ना कर पाए, आपका जो गरीबी था वो हटा क्यों नहीं पाए। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा, A major part of the benefit of various scheme did not reach to the poor। सबसे पहला बात, गरीबों के पास ही नहीं पहुंच पाया, आगे ही खा गया। कौन? नेता, मंत्री, उसका भाई, भतीजा। बताइए तुम लोग को, उत्तर प्रदेश, चचा मेरे सांसद है, यही तो, चाचा जी मेरे सांसद हैं, वही वाला। उसके बाद है, देयर इज अ लैक ऑफ गुडविल ऑन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, ऑल्सो पार्टी इंटरेस्ट गेट प्रायोरिटी व्हाइल द डिस्ट्रीब्यूटिंग द गवर्नमेंट असिस्टेंस। जब आपको गवर्नमेंट असिस्टेंस दिया जा रहा था तो उसमें सबसे पहले क्या देखा गया पता है? फलाना आदमी उस पार्टी का है कि नहीं, देखो, अगर है तो दो वरना मत दो। क्यों? क्योंकि अपना आदमी तो है नहीं। समझ आ रहा है? अपना आदमी होगा तो देंगे, वरना चलो फूटो, अभी तुम लोग बाद में है, तुम लोग का प्रायोरिटी थोड़ा बाद में। तीसरा है, द स्कीम प्रोवाइड सम इमीडिएट एंड टेम्पररी हेल्प। मतलब जो भी स्कीम गवर्नमेंट ने लाया था वो स्कीम क्या था? टेम्पररी था, वो कुछ दिन के लिए सहायता देता, लेकिन कोई लॉन्ग टर्म में कोई भी बेनिफिशियल, कोई भी किसी भी टाइप का उन्होंने स्कीम नहीं बनाया जो लॉन्ग टर्म में काम करे। जनरली दिस स्कीम्स आर वर्क इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब हार्डली 6 महीना 7 महीना, उससे ज्यादा काम नहीं करते। समझ में आ गया? अगर एक आदमी को तुम 10 रुपया दे देगा तो तुम क्या बोलेगा? पॉवर्टी रिमूव कर दिया। हाँ कर दिए, कितना दिन के लिए? 1 दिन के लिए। वो 10 रुपया लिया, सिगरेट फूक के उड़ा दे, खत्म, वापस से गरीबी। तुम कैसे करेगा उसको? कैसे उसको रिमूव करने का तरीका क्या है? आज तक एक बड़ा इंडस्ट्री सेटअप करो जहां पे वो काम पे जाए, तो उसका पॉवर्टी खुद भी गुजर जाएगा। ये क्या है? ये ड्यूरेबल सोल्यूशन है। लेकिन अगर आप उसको कैश असिस्टेंस बार बार दिए जाओगे तो वो क्या होता है? वो टेम्पररी है, उसको पता है वो बार बार आके देके जाएगा, ले भाई उड़ा। समझ में आ रहा? उसके बाद है अकॉर्डिंग टू सिटी कुरेन,
विदाउट चेंजिंग द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी रिलेशन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम कैन नॉट हेल्प मच। तो सर यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी रिलेशन को बदलना पड़ेगा, मतलब एसेट डिस्ट्रीब्यूशन जिसे बोला जाता है, जिसे हम इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे थे वही वाला बात बोल रहा है। सबसे पहले आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को करेक्ट करना पड़ेगा, फिर जाकर पॉवर्टी का कोई भी स्कीम काम। ठीक है, ये सारे स्कीम के कारण क्या हुआ, आपका एलिवेशन प्रोग्राम काम नहीं किया। इसके अलावा और भी रीजन हैं, उसके बाद क्या क्या रीजन है देख लिए। ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट जो स्कीम दे रहा है कितने लोग को फायदा दे पाएगा, सोच के बताओ। पूरे 140 करोड़ आदमी को फायदा दे पाएगा? अरे भाई अपने देश के 140 करोड़ में मान के चलो 40 करोड़ आदमी क्या है, नॉन पुअर 100 करोड़ तब भी पूरी दिखेगा तुम। वो 100 करोड़ का गवर्नमेंट कैसे हेल्प करेगा भाई, सोच के बताओ। इज इट पॉसिबल? 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ मान के चलो भाई 30-40 करोड़ तक भी हेल्प किया जा सकता है। तुम 100 करोड़ का पॉपुलेशन अगर बोलेगा हम काम नहीं करेंगे तो कहां से काम चलेगा। उसके बाद पॉपुलेशन प्रेशर, ये पॉपुलेशन का कैसा प्रेशर होता है पता है कि नहीं? पॉपुलेशन का प्रेशर जिसे हम लोग और एक टर्मिनोलॉजी में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इसमें क्या होता है सर, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16 बनता है, 8 नहीं बनता। दे आर इंक्रीजिंग इन एक्सपोनेंशियल वे, दे आर नॉट इंक्रीजिंग इन व्हाट, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा, मल्टीपल नहीं हो रहा, सीधे एक्सपोनेंट बन पावर पे बढ़ता है। जितना भी आ रहा है पावर 2, समझ में आ रहा है? जितना भी आ रहा है उसका पावर 2 बन रहा है। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16, 16 का 256, माय गॉड मर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये क्या है, ये प्रॉब्लम है सर, ये ह्यूज पॉपुलेशन। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, क्योंकि काम उतना तेजी से थोड़ी ना बढ़ेगा भाई। पॉपुलेशन जिस रेट से बढ़ रहा है आपका काम उतना तेजी से बढ़ेगा, नॉट पॉसिबल। उसके बाद तीसरा भाई साहब का नाम है इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के बारे में तो पता ही है तुम लोगों को, क्या कहानी बोला है। इसके अलावा देखो क्या क्या लिखा हुआ, लैंड रिफॉर्म पढ़ा है कभी? लैंड रिफॉर्म, अरे गधा हिस्ट्री में पढ़ा होगा। जमींदारी सिस्टम याद आ गया। लैंड रिफॉर्म हम लोग क्या पढ़े थे, वो रैयतवाड़ी प्रथा, महालवाड़ी, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। चलो आप देखो और क्या क्या रीजन है, ये देखो रीजन देख लो क्या क्या है। अगर कोई तुम देख लो, ये सारा प्रॉब्लम था, इन्फ्लेशन तक का प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सुन, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। क्या है, जितना भी तुम्हारा प्रॉब्लम था पॉवर्टी रिलेटेड, जितना भी स्कीम बना था, जितना भी पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम था, वो सक्षम क्यों ना हो पाया, व्हाई दे आर नॉट इफेक्टिव। तो इसका कारण उसका फेलियर लिखना पड़ेगा। उसका फेलियर का क्या क्या रीजन है, अगर तुम लोग देखेगा तो तुम लोग क्या करेगा पता है, ये 4 पॉइंट लिख के आ जाएगा, 1 2 3 4, लेकिन एक्चुअल में यू हैव टू राइट मोर। ये 4 पॉइंट के साथ साथ ये चारों पॉइंट तो तुम लोग को हुबहू लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ तुम लोग को ये भी बात बताना पड़ेगा, ये ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, 4 3 7 पॉइंट हो जाएगा तो 7 पॉइंट मिल गया। अब सर इसके साथ साथ कभी कभी ये भी देता है कि अगर इसका आपको सोल्यूशन पूछा जाए तो आप क्या सोल्यूशन बताएंगे। सोल्यूशन बता सकता है? देखो जो जो प्रॉब्लम है उसी को देखो। सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे क्या दिख रहा है, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा दीजिए तो गरीबी ऐसे हट जाएगा। दूसरा देखो पॉपुलेशन प्रेशर, तो क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन कंट्रोल कीजिए काम हो जाएगा। और तीसरा क्या है, इन्फ्लेशन, मतलब चीजों का दाम बार बार बढ़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई प्राइस लेवल को जो है उसको कंट्रोल पे रखिए। अगर प्राइस बार बार बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बार बार आपका क्या हो जाएगा, पॉवर्टी बढ़ते चलेगा। क्योंकि बहुत सारे इंसान ऐसे होंगे जो क्या चले जाएंगे, ड्यू टू इन्फ्लेशन वो बिलो पॉवर्टी लाइन चले जाएंगे। ये वाला बात समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो आदमी वो खरीद नहीं पाएगा, अगर खरीद नहीं पाएगा तो उसका बेसिक नीड्स क्या हो जाएगा, कम। और कम हो गया तो कहाँ आ जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन। अब अदर मेजर्स में क्या क्या बोला देख लो, यहाँ पे इतना सब कुछ लिखा हुआ है। और कोई भी पढ़ना है तो 2-3 पढ़ लेना यहाँ से, NL213, ठीक है, क्योंकि 5 पॉइंट ही लिखना है हार्डली। तो देख लो यहाँ पे इनइक्वालिटी याद कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम में वो पढ़े ही थे। अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है सर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जिसे हम लोग स्टार्टअप बोलते हैं क्या,
स्टार्टअप होता है ना, जल्दी बिजनेस खोल लो, उसके बाद बंद भी करके चले जाओ। ठीक है सर, कर लेगा ये सब। ये आपका पॉवर्टी का समापन हुआ। पॉवर्टी के बाद अब अनएम्प्लॉयमेंट और उसके बाद इनइक्वालिटी। अनएम्प्लॉयमेंट इक्वालिटी एक दिन में खत्म। चलो तो आज इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। काम क्या है, पॉवर्टी का जितना क्वेश्चन बोले सब याद कर लेना, इसका फोटो ले ले और मेरे को भी भेज। श्योर।